चलो देखो, सबसे पहले हम ग्रामर का सेक्शन देख लेते हैं, हमें क्या क्या करना है इस बोर्ड एग्जाम में, जिसमें किसमें ऑप्शन है किसमें ऑप्शन नहीं है, क्या क्या करना है सब कुछ देखो। पहला है हमारा मिक्स टेंसेस, ठीक है। मिक्स टेंसेस में हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस जाते मिलेंगे, उसमें से हमें जो क्वेश्चन बनाने हैं, जो प्रॉपर वे पे अभी जो सीबीएसई अपना मॉडल टेस्ट पेपर पे दिए, उसने दिया हुआ है 7 क्वेश्चन है टोटल। मिक्स टेंसेस में हमारा 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब मिक्स टेंसेस में हमारा 7 क्वेश्चन आएगा और उसमें से हमें 5 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। अब इसमें आपके पास चॉइस है, मैं थोड़ा सा पूरा सब क्वेश्चन को रिव्यू कर देता, फिर मैं सेक्टर उठाऊंगा, ठीक है। यहां पे ना 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो। यहां पे जब मिक्स टेंसेस आएंगे तो आपको 7 क्वेश्चन टोटल मिल सकता है, हो सकता है वो 1 क्वेश्चन और बढ़ा दे तो 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि आपको 7 मिले, 7 इसमें क्या ऐसे 8 भी मिल सकता है। इसमें से आपको चॉइस आएगा कि आपको एनी 5 बनाना है, ठीक है। एनी 5 में अब क्या करोगे, देखो इसमें ना 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एक इंपेरेटिव का क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ना वो प्रीपोजिशन के बाद। सर वो सब्जेक्टिव पूछेंगे इसमें आपने? नहीं, इसमें सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसमें इसको ट्रैक करने का अभी तो ये पूरा टेंसेस पूरा क्लियर में चलेगा, A to Z 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। बट क्वेश्चंस क्या होगा, जहां पे जब ये सेक्शन चल रहा होगा, यहाँ पे आपको केयर क्या करके चलना है, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ इसको 0 से लेके, तब आपको केयर क्या करना है। मिक्स टेंसेस में दो नंबर आपको फ्री का मिलने वाला है, यदि आपने दिमाग लगाया तो यहाँ कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। एक इंपेरेटिव का मिलेगा, दूसरा प्रीपोजिशन का मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन में से या तो ये दोनों रह सकते हैं या फिर एक रहेगा, मतलब या तो तुम्हें 2 नंबर फ्री का मिलेगा या 1 नंबर फ्री का मिलेगा, ठीक है। और इसको बहुत केयर से चलना, जिसको नहीं भी आता ना मिक्स टेंसेस, वो भी ये 2 नंबर ले सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। और प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन रह सकता है उसके भी चांसेस बताता हूं। वहां पे प्रीपोजिशन रहने के जो चांसेस है, वो सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन रहने का चांस है पूर्व, द का चांसेस ज्यादा रहता है, आको द, ठीक है। प्रे द के साथ रहेगा जो भी प्रीपोजिशन रहेगा, द कभी कभी ओ भी रह सकता है, ठीक है। और आ प्रीपोजिशन भी रह सकता है। इसको रिप्लेस करने का यदि मौका ढूंढेगा सीबीएसई, इसको हम रिप्लेस कर दे, ट्रिकी कर दे, थोड़ा घुमा दे, ठीक है। तो यहां तो इंफिनिटी भी यूज करना है, इंफिनिटी मतलब समझ रहे हो ना, फुल वर्ब, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी करेगा, घुमा देगा तुम्हारा क्वेश्चन। अब तुम्हारा थोड़ा सा क्वेश्चन यदि उसने घुमा दिया, ठीक है, तो पता है क्या कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सब्जेक्ट के साथ में एक कॉन्जुगेशन कर देगा और उसके बाद तुम्हें ब्लैंक दे देगा, इसको रिप्लेस करने के लिए। यदि उसने प्रीपोजिशन के बाद वाला यदि ट्रिक नहीं अपनाया जो कि उसमें दिया हुआ है, अब मान लो उसने बोला कि ऐसे नहीं थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो घुमाने का तरीका क्या बनेगा उसका, कॉन्जुगेशन कर देगा एक वर्ब के साथ में और दूसरा इंफिनिटिव बना देगा। मतलब वो ऐसे लिख देगा ज वो, और उसके बाद उसने यहाँ पे कोई भी वर्ब ऐसे करके लिख देगा, इसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसको यदि रिप्लेसमेंट करना चाहे तो वो अब तुम्हें लिखना तो इंफिनिटिव ही है, पैटर्न सेट है, पैटर्न यहाँ पे सेट है कि हमें 2 क्वेश्चन सी क्लोज से देना है, 2 क्वेश्चन हमें कॉ क्लोज से देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें इंपेरेटिव से देना है, 2 क्वेश्चन इंफिनिटिव का देना है। ये एक टारगेट पॉइंट है अपना, ये मिक्स टेंसेस का एक स्पेस है कि इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है। बट इसी पैटर्न को थोड़ा सा घुमाना भी है, वो घुमा भी सकता है, तो घुमा घुमा के कहां तक ले जा सकता है, कहां कहां आप अटकोगे। देखो मैंने ये क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये जो क्लास आप करने जा रहे हो ना, इसमें हर वो चीज आपको बताया कि कहां कहां पे आप अटक सकते हो और कहां कहां से आराम से निकलना है। ये लास्ट के बच्चे भी वो पूरे साल कुछ भी नहीं करना, ये क्लास भी कर लेते हैं ना, उसके भी फुल मार्क्स आएंगे। तो ध्यान से समझो कि
किस डिपार्टमेंट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन से आप अटक जाओगे और उससे बाहर कैसे आना आपको, ये चीज हमेशा याद रखना। तो पहला है कि प्रेपोजिशन के टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको इंफिनिटिव, हाँ, पहचानने का सबसे आसान तरीका है या तो सेंटेंस के शुरू में ही प्रेपोजिशन लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में ही प्रेपोजिशन लिखा रहेगा, यहां पे प्रेपोजिशन दे दिया और यहां पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है, या फिर ये पार्ट उठ के लास्ट में भी जा सकता है या फिर सेंटेंस के बीच में भी जा सकता है। तो तुम्हें ज्यादा केयर करना, कभी कभी सेंटेंस में देखा होगा आपने पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो यहीं पे दो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक वर्ब और दे दिया गया और बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे ये आलेन यहाँ पे दे दिया, मान लो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट के साथ में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ये गलती कभी नहीं। मान लो लाइक बियॉन्ड दिया है और द है और डैश है, तो काइंड ऑफ लाइक द प्रेपोजिशन है और उस प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ही जाना आपको। लेकिन लाइक काइंड ऑफ वो पासे रेशो में नहीं हो गया लेकिन देखो पासे रेशो मिस होता है प्रेपोजिशन के बाद में, जैसे प्रेपोजिशन प्लस टाइम, ठीक है, तो प्रेपोजिशन प्लस टाइम वो फ्यूचर क्रॉस हो गया, इलिया प्लस शॉर्ट टाइम वो पासे रेशो में जाता है। तो तुम देखो कभी भी जैसे मान लो यहाँ सब्जेक्ट है और तुम बोले बनिए की कॉन्जुगेशन होगा, उसके बाद द होगा और उसके बाद यहाँ पे वर्ब दिया होगा, ठीक है, तो ये भी तो द के बाद इंफिनिटिव ही तो सेट करता है, पासे रेशो में भी द के बाद क्या होता है, इंफिनिटिव भी लिखते हैं। तो सिंपल हमने यही बताया ना कि द प्रेपोजिशन को चेक करके चलना, द के आगे बहुत सारा चीज जैसे प्रे द, लुआ द, आपरे द, ठीक है, बहुत सारा होता है ना, तो द तो दिख रहा है ना आपको, तो आप द को फॉलो करो, सिंपल है। तो ये है, और बेटर तरीका यदि बीच में ब्लैंक आता है सेंटेंस के, मान लो एक सेंटेंस प्रॉपर बना हुआ बीच में ब्लैंक है फिर सेंटेंस बना हुआ, तो बहुत गौर से देखना, चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं प्रेपोजिशन आने का, तो बहुत गौर से चेक करोगे उस चीज को, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पे कैसे फंसोगे। इसके बाद इंपेरेटिव में सेंटेंस को कैसे घुमाते हो, इंपेरेटिव में सेंटेंस घुमाने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो होता हुआ इंपेरेटिव में ही है, बट प्रॉब्लम क्या होता है उसमें से वो बताता हूं। देखो इंपेरेटिव का जो सेंटेंस है उसको घुमाने, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे को ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ब्रैकेट में आपका कोई वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वो फुल स्टॉप दिए हुए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, फुल स्टॉप है, जबकि प्रॉपर उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलना चाहिए आपको और मिल सकता है, ठीक है, कोई चांस नहीं, बट कभी कभी ये साइन मिसिंग रहता है। और इसी को, क्योंकि देखो इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस भी होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस ही तो इंपेरेटिव है ना, तो प्रेजेंट टेंस से इंपेरेटिव को रिप्लेस कर सकता है। और घुमा पता कैसे देगा, ऐसे घुमा देगा तुम्हें, जैसे यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे छोटा सा कोई सब्जेक्ट लिखा रहेगा या कोई नाउन लिखा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ये लगेगा बिल्कुल आपको हूबहू इंपेरेटिव की तरह ही, ये क्वेश्चंस बिल्कुल इंपेरेटिव की तरह रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और ये पता है कितने नंबर पे आते हैं, ये आपको डी के बाद वाले क्वेश्चन जो है डी ई एफ होता है ना, वहां पे सबसे नीचे के साइड में दिया रहेगा, हमेशा याद रखना। ये जैसे क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी और एच, इसकी पोजीशनिंग इसके आसपास होती है, एफ जी एच के आसपास, ठीक है, मतलब वो ऐसे जगह देते हैं ना ताकि आप कंफ्यूज रहो थोड़ा सा, ठीक है, होता है ना, आज क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, उस किसी ने देखा ब्लैंक से शुरू, उसने इंपेरेटिव लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कोई भी क्लू नहीं रहेगा ना इसमें, सिंपल कोई क्लू नहीं रहेगा, सिंपल उसने बोला डू यू लाइक सम टी, ऐसे, या फिर डू यू लाइक द टी, या फिर डू यू लाइक सम ब्रेड, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, उसका क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, लगेगा आपको इंपेरेटिव की तरफ, इन्वर्जन कर दिया, हाँ इन्वर्जन करके दे देगा वो। अब इन्वर्जन करके दे देगा, आप तो रहोगे कि हाँ सेंटेंस ब्लैंक से शुरू हो रहा है, बस इंपेरेटिव लगा दो, क्योंकि बच्चे क्या ना बहुत स्पीड में होते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होता, जिसने क्वेश्चन देखा और उसको लगा कि मुझे सब आता है, तो सब आता है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, और उन्हीं का फायदा उठाने के लिए वो इस पोजीशनिंग को सेट करता है, ऊपर की पोजीशनिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर मिलेगा तो फर्स्ट टाइम देखोगे तो फर्स्ट टाइम गौर से देखते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे लेजी हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी पोजीशनिंग सबसे नीचे रहती है। कोई भी हमेशा याद रखना, मिक्स टेंसेस आप बना रहे हो तो हमेशा याद रखना हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें,
और हर क्वेश्चन में जब तक लॉजिक सेट ना हो तब तक आंसर मत लिखना। हमेशा याद रखना मिक्स टेंसेस में आपका 3 फॉर्म में चलेगा। ये मिक्स टेंसेस आपका 3 फॉर्म में ही सेट होगा। एक मिनट रुको, मैं ढंग का मिक्स टेंसेस हमारा 3 फॉर्म में सेट होता है। और 3 फॉर्म क्या होता है वो देखो। अभी ये सारे टेंसेस बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा, सिर्फ मैं एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूं अभी, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। मिक्स टेंसेस में 3 फॉर्म चलेगा यहां पे। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म। पहला फॉर्म होगा कॉ क्लोज। कॉ के साथ में द क, औसी क, ये जितने भी सारे वर्ड हैं ये सारा वर्ड, ठीक है। दूसरा आएगा सी क्लोज और थर्ड होगा जनरल। यही मिक्स टेंसेस है। और इसका जो वेटेज है वो मैं बताता हूं क्या होगा। हाँ बोलो। सर अगर फुल स्टॉप होगा तो फुल स्टॉप वो मैं बताऊंगा अभी, जब मैं डिटेल करेंगे ना क्वेश्चन तो अभी समझ में आएगा। मैं टाइप्स बता रहा हूं, एक बार देखो, ठीक है। हाँ बता दो। फर्स्ट फॉर्म जनरल है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है सी क्लोज और थर्ड है आपका कॉ क्लोज। कॉ क्लोज में वो सारे ही आ सकते हैं, ठीक है। यहां से इसकी वेटेज है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। और इन दोनों में कैटेगरी हो सकता है ये 2 मार्क्स हो जाए या हो सकता है ये 1 मार्क्स हो जाए। यही पैटर्न सेट होता है। या हो सकता है ये 1 मार्क हो जाए तो कोई फिर ये 2 मार्क्स हो जाए। तो क्लोज की ये जो सी क्लोज है ना, इसकी पूरी मार्किंग 4 मार्क्स हो सकती है या फिर 3 मार्क्स हो सकती है। और इसकी जनरल की 2 या फिर 1 मार्क हो सकता है। या तो कॉ क्लोज या सी क्लोज दोनों को मिला के 4 मार्क का होगा वेटेज जो होगा, या फिर सिंपल मिलाओगे तो 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स का होगा। आपको 7 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। 7 क्वेश्चन जितने भी हैं मिक्स टेंसेस में वो सारे इसी पैटर्न पे सेट करते हैं। अब यदि इसका पैटर्न निकालो तो 1 नंबर हो गया इंपेरेटिव का वेटेज, दूसरा हो गया प्रीपोजिशन का वेटेज, तीसरा हो गया सी क्लोज का वेटेज और फोर्थ क्या हो गया हमारा कॉ क्लोज का वेटेज। और कॉ क्लोज में कंफ्यूज करने के लिए, इस सेक्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सी क्लोज और कॉ क्लोज के जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, सब में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे या तो ये बना मिलेगा नहीं तो ये बना मिलेगा, एक बना के वो जरूर देंगे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड या तो इसके स्टार्ट में होता है नहीं तो इसके स्टार्ट में होता है। तो इनमें द का, औसी का, लोअर का, औसी तो ये सारे जो वर्ड है इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि वो वर्ड होगा तो फ्यूचर और तेरे फ्यूचर सिंपल, प्लस का परफेक्ट, पास्ट कंपोज या लैम्प परफेक्ट, उन्हीं पांचों में से कोई एक बन जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन यहां से शुरू हो जाता है कॉ क्लोज से। कॉ के साथ में फ्यूचर ऑन तेरियर, फ्यूचर सिंपल, प्लस का परफेक्ट, पास्ट कंपोज दोनों लगता है। बट कॉ के क्लोज जो होते हैं ना उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉ लिखा हुआ है और इस जगह पे कि रूल क्या कहता है कि आपको ये सारे वर्ड के बगल में, ठीक बगल में यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑन तेरियर हो सकता है, प्लस का परफेक्ट हो सकता है, यही तो हो सकता है ना। ठीक इसके बगल में ही तभी वो सारा रूल यूज करोगे, नहीं होगा तो रूल यूज नहीं करेंगे। बट क्या होता है कॉ के साथ में यहाँ पे पासे कंपोजे या लैम्प परफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो फिर आप प्लस का परफेक्ट, फ्यूचर ऑन तेरियर वाला रूल यूज नहीं करोगे। हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन सिर्फ कॉ क्लोज के साथ में यहां पे आता है। याद रखना, हो सकता है कि वो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी चिपका दे, ठीक है। आपको क्या देखना है, जो इंडिकेटर वर्ड है, स्पेशली ये वाला इंडिकेटर सारे, इसके बगल में यदि फ्यूचर ऑन तेरियर और प्लस का परफेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको वो रूल लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वर्ड के ठीक बगल में या तो ब्लैंक होगा या फिर उन दोनों में से किसी एक की कॉन्जुगेशन करी होगी, तभी आप फ्यूचर ऑन तेरियर और प्लस का परफेक्ट वाला रूल लगाओगे। अदरवाइज वो क्या बनेगा, पासे कंपोज और लैम्प परफेक्ट के रूल से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी जब आपका पूरा डिटेल में जब क्लास होगा तो इसको मैं और डिटेल करूंगा, अभी फिलहाल के लिए ये वाला है, ठीक है।
तो उधर आपको देखना है, यदि वो कंटिन्यू में जा रहा है तो लैम्प आर पे प्लस लैम्प आर पे भी होता है, और यदि नहीं जा रहा है तो पासे कंपोज। इसमें रूल पता है क्या है? इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें एक्चुअली आपको सेंटेंस रीड करना पड़ता है। और इसमें रूल क्या है कि कॉ के साथ में पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे भी कभी कभी आ जाता है, लैम्प आर पे प्लस लैम्प आर पे भी आता है, पासे कंपोजे प्लस लैम्प आर पे या लैम्प आर पे प्लस पासे कंपोजे। तो ऑब्वियसली कॉ के साथ में पासे कंपोजे लैम्प आर पे या लैम्प आर पे प्लस लैम्प आर पे या पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे कुछ भी हो सकता है, आपको सेंटेंस रीड करना पड़ेगा। और इसका सिंपल स्टेटमेंट है, यदि वो कंटिन्यूअस में जा रहा है तो लैम्प आर पे, और यदि कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा है मतलब बोलते देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लैम्प आर पे, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तो क्या होगा? पासे कंपोज है। जैसे उसने बोला जब मैं बाजार जा रहा था मैंने रेड कार देखी, रेड कार देखने का टाइम है कि जब आप बाजार जा रहे थे तब आपने रेड कार देखी है, लेकिन बाजार कब जा रहे थे इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, तो बाजार ना जाने का क्या हुआ? लैम्प आर पे। रेड कार देखना वो क्या है? पासे कंपोज है। तो एक हिंदी में सिंपल स्टेटमेंट है कि जिसका टाइम टेबल है वो पासे कंपोजे में जाएगा, और जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है वो किस में जाएगा? लैम्प आर में। कितना सिंपल स्टेटमेंट है, केयर करके चलना, बस उतना भी आसान नहीं है, सेंटेंस रीड करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये चीज पता चलेगा कि सी और कॉ क्लोज में एक सेंटेंस को बना के देंगे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। कब क्या कौन वाले रूल फिर से एक्सप्लेन कर सकता है ये वाला? हाँ देखो, ये कॉ का जो रूल है ना, कॉ के साथ में जो रूल है इसका एक स्टेटमेंट है कि कॉ के साथ में, कॉ के बगल में यदि पासे कंपोज और लैम्प आर पे दिया हुआ है तो आप प्लुस्का पार्फे और फ्यूचर ऑन का रूल मत लगाना, ठीक है? नहीं दिया हुआ है तो आपका प्लुस्का पार्फे या लैम्प पार्फे लगेगा। तो यहाँ पे दो ही केस हो सकता है, देखो कॉ प्लस या तो ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्लुस्का पार्फे या आपका फ्यूचर ऑन लिखेगा। ये दोनों में से कोई एक बना होना चाहिए या फिर ब्लैंक होना चाहिए, तभी आपका दूसरा वाला रूल लगाना, अदरवाइज में पासे कंपोजर लैम्प पार्फे का ही रूल रहेगा। क्लियर हो गया ऐसे? कोई दिक्कत? और हाँ, मिक्स टेंसेस जब आप बनाओगे तो एक चीज का केयर रखना, पहले आपको वो क्वेश्चन बनाने जो आपको आता है। इन द सेंस पहले इंपेरेटिव का क्वेश्चन देखो उसमें है या नहीं, पहले वो बना लो। प्रीपोजिशन वाला देखो वो है या नहीं, पहले वो बना लो। क्या होता है ना, जब कोई भी क्वेश्चन के पार्ट में जब आप बनाने जाओगे ना तो कोशिश यही रहे कि जो पहले आता अच्छी तरीके से पहले वो करेंगे। उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप। हाँ चला मैंने 3 बना लिया, इसमें से हमने 2 बना लिया, अब बचा हुआ वो बनाएंगे। एक्चुअली कहता है शुरू में आप वो क्वेश्चन में फंसोगे ना, जैसे मान लो मिक्स टेंसेस में ही 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 में से आपको 3 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो बना लो उसको 3 को, ताकि बाकी जो टाइम है वो फ्री। मतलब हमेशा फ्रेंच का एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है ना तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। सिंपल ये स्टेटमेंट समझ लेना। यदि कोई क्वेश्चंस बनाने ग्रामर में भी जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, तो आप वो डिपार्टमेंट पहले बनाओ जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे आपने सेक्शन सी में गए और ग्रामर का सारे टॉपिक बनाने, उसमें सॉब्जॉन्टिव किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है क्योंकि रट के जा रहे हो वही सारे चीज आने, सॉब्जॉन्टिव बना दिए। नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो ऐसे सारे सेक्शन पकड़ो जो इजी है, पहले वो निकालो। टाइम तो है ही, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके पहले ही जा रहे हो आप, तो टाइम की तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो बचा डिपार्टमेंट में जाके काम करोगे ना, तो वहां काम करो जहां पे पहले आता है, तो जितना बचेगा उसको केयर करना है। देखो पूरे फ्रेंच जो है ना, सब माइंड का खेल है। क्या आपने करा हुआ है, क्या नहीं करा। मैं किसी से पूछू ना कॉन्फिडेंस कितना है, सब यही बोला कॉन्फिडेंस बस है। कोई भी 100% दावा नहीं करता फ्रेंच में, स्पेशली आप लोग करें, मैं किसी का ही बात करता हूं, ठीक है। जो भी आदमी फ्रेंच का एग्जाम दे रहा था ना, चाहे वो जो भी लेवल पे दे रहा था, A1 का, A2 का, B1 का, B2 का, C1 C2 जिसका भी देता है ना, उसको उस लेवल पे अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, मुझे आता है, ठीक है। और कौन उसको क्रैक करता है, जिसके पास साइकोलॉजी, बस सारा दिमाग का खेल है कि अपने आप को स्ट्रेस से दूर कैसे रखोगे। जितना तुम स्ट्रेस से दूर रखोगे ना, उतना अच्छा पेपर देगा। इसलिए कभी कभी देखना, जो बच्चा बहुत मतलब एवरेज रहता है ना, वो बहुत अच्छा नंबर लेकर आता है। और मैं इसी क्लास में तुम्हें दिखाऊंगा रिजल्ट। होता क्या ना कि तुम जितना दूर रहोगे ना, उतना बेटर अच्छा बना पाओगे। फ्रेंच कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आंसर सब उसी पेपर में दिया हुआ है, ढंग से देखोगे तो, ठीक है। तो इसलिए देखो, ट्रैक सेट करके जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। होपलेस होके जाओगे, कुछ नहीं बना, आएगा भी वो भी गलत करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि खुद का तो 2 लाइन भी लिखा नहीं जा सकता, जो आ रहा है वही आ रहा है।
और जब दिमाग में टेंशन है तो जो आ रहा है वो भी निकल जाएगा उस समय। जब एग्जाम देके बाहर आओगे ना तब पता अरे ये तो मुझे आता था, होता है ना कभी कभी, ये एग्जाम में अक्सर होता है। जब आप बाहर आओगे ना एग्जाम देके तो आपको लगेगा ये वाला तो मुझे आ रहा था। तो क्या करना है, दिमाग को टेंशन से दूर रखना है, ठीक है। आप अपने आप को बूस्ट करते रहो, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छे जाएगा। पूरे साल जो पढ़े हो ना बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अब आप एग्जाम कैसे निकालना है इस पे सेट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक टॉपिक शुरू करते हैं ग्रामर का और वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूरा रूल को अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, फिर मैं उसके टाइप्स क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कि कैसे क्लियर करने। चलो ठीक है, पहले हम चलते हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सबको रहती है। तो एक फ्रेश कॉपी आप लोग निकालो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहले रूल लिखो, सही से एकदम डीप में लिखो, यहीं पे सब कुछ याद भी हो जाएगा और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखो सारे वो चीज जो भी बोर्ड पे बताऊं सब लिख लेना, जो रूल आपके पास है बस आपको ट्रैक करके देखना, ठीक। देखना कैमरा चल रहा है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है बोर्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप लोग को भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। देखो लॉ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने से पहले एक चीज को क्लियर करना है, इसमें मिक्स होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को भी आ सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाने को आ सकता है। दो चीजें क्लियर करना है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने टाइप्स के। सभी कॉपी निकालो, लिखो भी देखो भी, पहले देखो बाद में लिखो, ठीक है। पहले समझो बाद में लिखो, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली 3 टाइप्स का होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का। कोशिश यही करना जो भी टॉपिक यहाँ चल रहा है यहीं पे समझना है उसको, बाहर कुछ नहीं समझना है। आपको जितना टाइम लगेगा मैं उतना टाइम दूंगा, इसलिए मैंने मॉर्निंग में टाइम रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ यदि आए हो तो ये समझ लो आप 100 आउट ऑफ 100 लाने लायक हो। कोई भी डाउट है यहाँ से आप पूछ सकते हो किसी भी तरीके का। जब तक प्रॉब्लम नहीं खत्म होता आपको यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं जो भी यहाँ आया हुआ है सबका ही चांस है। आराम से समझ गए ना, पूरे मार्क्स निकाल के ले जाओगे। कोई लाज शर्म क्लास में नहीं करना, जिसको जहां से जो भी पूछना है तुरंत पूछना, ठीक है। आराम से देखो यहाँ पे करना क्या है, मैंने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है फुल स्टॉप टाइप का क्वेश्चन। पहला होता है फुल स्टॉप टाइप। अब फुल स्टॉप टाइप का क्या होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में ना जिस टाइप का सेंटेंस होगा ना उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा और सेंटेंस का पैटर्न हमेशा ऐसा ही होगा। इसमें प्रॉपर एक सब्जेक्ट दिया रहेगा, एक वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। चाहे पैटर्न कैसा भी हो, ठीक है, आपको लास्ट में एक प्रॉपर सेंटेंस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव में भी हो सकता है ऐसा नहीं है, बट एक पॉजिटिव प्रॉपर सेंटेंस जिसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो, एक प्रॉपर वर्ब होगा और एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम फुल स्टॉप टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फुल स्टॉप टाइप का एक सेंटेंस इस टाइप का सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां भी दे सकते हैं। हमेशा याद रखना इंपेरेटिव का जो सेंटेंस होता है ना उसमें फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों मिल सकता है, बट आपको तो पता है कि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, तो आप इजिली क्रैक पता चल सकता है कि ये क्या है, तो इंपेरेटिव। तो दूसरा टाइप की कैसा होता है हमारा इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस। पहला सेंटेंस कैसा है फुल स्टॉप टाइप का, दूसरा कैसा होता है इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस, ठीक है। थर्ड जो है वो होता है क्वेश्चन मेकिंग टाइप का, उसके लास्ट में क्वेश्चन मेकिंग लगा ही रहेगा 100%, 101% उस सेंटेंस में क्वेश्चन मेकिंग का साइन रहेगा। यहां पे लैप्स नहीं होता, यहां पे साइन नहीं हटेगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। यहां पे साइन हटने का चांसेस है, बाकी और कहीं साइन नहीं हटता है। एक चीज का याद रखना, क्वेश्चन मेकिंग में 101% क्वेश्चन का साइन रहेगा, इंपेरेटिव में ना मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे या तो फुल स्टॉप मिलेगा या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सेंटेंस में फुल स्टॉप है तो कहीं इसमें मत चले जाना,
क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में चीजें? अब देखो, अब इसके थोड़ा सा टाइप चलते हैं, इसको थोड़ा और डीप में चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और डीप में जब आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने बोर्ड पे ही चीजें समझा दूंगा और इतना स्टोरी वाइज चीजें रहेगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये समझ भी लोगे ना तो भी समझ में आए। इंपेरेटिव जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे ये बोर्ड वाला पिक्चर चलना तुम्हारे दिमाग में शुरू हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फ्रेंड्स इतनी इजी है ना, यदि किसी ने बहुत इजी तरीके से समझा दिया तो बहुत ही ज्यादा इजी फ्रेंड्स है, और यदि ट्रैप में नहीं है ना, बहुत ज्यादा टफ है, हर समय कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि होता क्या है, कोई भी जब समझाता है ना, स्टेप समझा देता है, प्रोसेस नहीं समझाता करते कैसे। तो प्रोसेस को समझो, तोड़ तोड़ के ना डीप में उसको और नीचे लाओ। ग्रामर क्या पता है फ्रेंड्स में, ग्रामर कुछ नहीं, जितना ब्रेक करोगे ना, जितना ब्रेक करोगे उतना चीजें समझ में आएगा। आप जो सोचोगे ना मैं रट लूंगा, नहीं होगा। रट के सिर्फ आप सेक्शन बी और सेक्शन डी निकाल सकते हो, ग्रामर रट के नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दिमाग कैसे लगेगा? दिमाग ब्रेक करके लगेगा। ठीक है, तो आप देखो क्या है, ये 3 स्टेप समझ में आ गया सबको? क्या स्टेप है? फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन। ट्रिकी क्या है यहाँ पे कि फुल स्टॉप में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कहीं सिंपल है या फिर इंपेरेटिव है। तो इसको क्लियर करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा और इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, इसमें भी हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास पार्ट है। इसमें भी 3 टाइप्स हैं, क्वेश्चन में भी 3 टाइप्स है। क्वेश्चन में 3 टाइप क्या है? बहुत पहले आपने थोबेला क्वेश्चन सीखा हुआ है। तो थोबेला क्वेश्चन क्या होता है? 3 टाइप से बनता है। एक होता है एज इट इज लिख दो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक तो ऐसे ही होता है, इसमें आप क्या करते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो और ऑब्जेक्ट लिखते हो और क्वेश्चन मार्क लगाते हो। जैसे यू गो टू द मार्केट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना यू गो टू द मार्केट। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, गो क्या वर्ब है और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? यू गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एस का लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये होता है सेकेंड टाइप ऑफ, जिसको बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, और टाइप 3 क्या होता है? जिसमें हम इन्वर्जन कर देते हैं, वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये टाइप 3 होता है। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट में इन दोनों का मतलब होता है डू और डज से क्वेश्चन बनेगा। जैसे डू यू गो टू द मार्केट, तो डू यू गो टू द मार्केट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एस का है यही तुम्हारा हर टेंसेस के हिसाब से फॉर्मेट होता है। यही डिड बनेगा, यही डू बनेगा, यही विल बनेगा, यही शैल बनेगा, हर चीज बनेगा जो आप इन्वर्जन करते हो। तो एस का जो फॉर्मेट है ना, एक्चुअल एस का क्या होता है, उस टेंसेस का ऑपोजिट साइड होता है। जैसे आपको बनाना है प्रेजेंट टेंस में, मैं बना रहा हूं आई गो टू द मार्केट, क्वेश्चन बनाना मैं बनाऊंगा डू यू गो टू द मार्केट। तो जो डू है ना वो एस का काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आई विल गो टू द मार्केट और फिर मैंने बोला विल यू गो टू द मार्केट, तो विल क्या बनेगा? एस का बनेगा। तो हर टेंसेस के डिपार्टमेंट में जो चीज चाहिए ना क्वेश्चन बनाने के लिए, वो है तुम्हारा एस का। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। क्या होता है? ये सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हम क्या करते हैं, वर्ब को ही इन्वर्स कर देते हैं, मतलब वर्ब को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। जैसे हमने आर यू गोइंग टू द मार्केट, विल यू गो टू द मार्केट, हमने डायरेक्ट इन्वर्जन कर दिया। तो जब डायरेक्ट इन्वर्जन किया तो मुझे एस का की जरूरत नहीं होती। जनरल फील्ड में आप देखो तो थर्ड ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा यूज होता है राइटिंग में। जो जितने स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, ये थर्ड वाला पार्ट को यूज करते हैं। और जिसको लगता है नहीं एस का लगा के ही बना देना, तो एस का बहुत इजी होता है, जिसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, अपने हिसाब से लोग कंफर्टली लिख देते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म मैंने बताया, ये जो अपना फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये तुम्हारा थर्ड फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन का जो टाइप है ना, वो आपका यही फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो क्वेश्चन के एक टाइप हो गए, जनरल टाइप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फॉर्म है, जो क्वेश्चन के सेकंड है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आता है, क्लॉक, और इसके बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। मतलब इसी का
इसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म क के साथ लगेगा। तो जब क के साथ में सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रहेगा तो वो क का डिपार्टमेंट है। यानी क्वेश्चन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। पहला जनरल क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, दूसरा क प्लस सेकंड और थर्ड फॉर्म, और थर्ड जो है वो सी फॉर्म में आता है, WH फैमिली वाला टाइप का। WH फैमिली क्या होता है? जो आपने क्वेश्चन मेकिंग में सीखा हुआ था, जैसे हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेसिंग वर्ड से, यही करते हैं ना। जैसे आप प्लेस का है तो ऊ से रिप्लेस करेंगे, को हो जाएगा, ठीक है, पुरकुआ, पुकुआ, दू, ये जो जितने भी WH वर्ड हैं, कोमो, आकेलेख, ये सारे जितने भी वर्ड है वो WH फैमिली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के जो टाइप हो गए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक टाइप का हो गया, क प्लस सेकंड और थर्ड फॉर्म दूसरा टाइप का हो गया, और WH एज इट इज मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना रिप्लेसिंग वर्ड से, और उसके बाद आप सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ज वे आलाइकोल, और यहाँ पे हम आलाइकोल को रिप्लेस करेंगे ऊ से, और उसके बाद हम या तो वाच्यू लगाएंगे क्वेश्चन में, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है एस का लगा के भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, च्यू का। तो यही आपका है ये फॉर्म, जहां पे हम प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं रिप्लेसिंग वर्ड से, और उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा ये चीजें। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि रिप्लेसमेंट वर्ड वाला क्वेश्चंस, तो जिसको क्वेश्चन आता है उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है ना क्वेश्चन सारे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ अभी 2 चीज यहां समझना है, कितने टाइप्स के होते हैं और टाइप का भी कितना टाइप होता है। समझ में आगे कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो यहां पे आगे चलते हैं और चीजें को क्लियर करते हैं। देखो इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करो। इसको ब्रेक करके क्या करोगे वो देखो। जब एग्जाम होगा तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी जो वेटेज है उसमें भी सीबीएसई ने क्या करा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यहां पे आपको चॉइस दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में चॉइस है, क्वेश्चंस को रिप्लेसमेंट नहीं कि ये करो या वो करो, ऐसा वाला चॉइस नहीं है। मतलब उन्होंने कितने दिए हुए इसमें से, यहां भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन यहां भी दिया हुआ है, और इसमें से 5 का चॉइस दिया हुआ है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले ये देखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने, पहले उसको बनाना है क्योंकि वो इजी होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इजी है। अब इसको क्रैक कैसे करना, सबसे इजी तरीका बताता हूं, सबसे इजी तरीका जहां पे प्रॉब्लम ना ही हो। देखो जैसे हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आएगा तो उसमें क्या होता है ना, प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बना हुआ है, और यहाँ पे जो भी फॉर्म है, या तो ये फॉर्म, नहीं तो ये फॉर्म, नहीं तो इनमें से कोई एक फॉर्म लगा रहेगा, ठीक है, और आपको उसमें कन्वर्ट कर देना है। ये थोड़ा इजी होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इजी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने का है, जो कि अभी तक आप लोग को टफ लग रहा हो, और इसके बाद वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो पहले हम इसको पूरा डिटेल समझ लेते हैं, इसके बाद बताते हो कैसे बनेगा, ठीक है। देखो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे। देखो जो भी फुल स्टॉप में होगा उसको आप क से ऐड करोगे। ये शॉर्ट फॉर्म हर किसी को याद होना चाहिए जब क्वेश्चन बना रहे हो, तो बहुत बड़ा नहीं लिख सकते उसको, ये लिख लो, उसके बाद में पूरा डिटेल करना, ठीक है। यदि इनवर्टेड कॉमा के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि इंपेरेटिव में हो तो इसके लिए आप द प्लस इंफिनिटिव यूज कर सकते हो, द प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। यहां पे एक चीज क्लियर करना है आपको, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिव आएगा तो उसको द प्लस जब इंफिनिटिव करोगे ना, तो यहां पे द लिखना
और उसके बाद नौ और पा एक साथ लिखना है। गलती बहुत ज्यादा होता है, बच्चे क्या करते हैं, नौ इसके आगे और पा वर्ब के आगे पीछे कर देते हैं, इंफिनिटिव लिखते, वो नहीं करना है। नौ और पा एक साथ लिखना है और उसके बाद आपको इंफिनिटिव लिखना है। आ रहा समझ में? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है यदि आप इसका ट्रैक समझ जाते हो। क्योंकि जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ तुम्हें कॉन्जुगेशन का एक चक्कर होता है, ठीक है, जो कॉन्जुगेशन त्यू नु वो में करना होता है, ठीक है। और वहां पे केयर आप यही करना कि आपको यदि कॉन्जुगेशन देखना है वहां पे, तो उसका मैं अभी पैटर्न बताता हूँ, उसका मैं डिटेल बताऊंगा अभी। पहले ये देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए कि द के साथ इंफिनिटिव, और यदि नेगेटिव में है तो क्या लिखोगे, द उसके बाद नौका उसके बाद इंफिनिटिव, क्या करोगे। अब देखो इसके बाद यदि ब्रैकेट के अंदर में आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसको आप सी से ऐड करना, और वॉवेल यदि सब्जेक्ट बनता है तो सी ऑफिस का हो जाएगा, उससे ऐड होगा, ठीक है, ठीक है। यदि फर्स्ट फॉर्म में दिया, फर्स्ट फॉर्म पता है ना, एज इट इज लिख के क्वेश्चन मार्क, और सेकंड फॉर्म क्या है, एस का लिख के क्वेश्चन मार्क, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, इन्वर्जन। तो सिंपल स्टेटमेंट में यदि ऐसे दिया हुआ है तो क्या करोगे, सी लिख के और सी लिख के एक चीज करना है, यहां से एक चीज क्या करना कि जब भी सी के बाद जो भी सेंटेंस चलेगा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्वेश्चन मेकिंग में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा, आप उसको सी में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद जो भी होगा, या तो वो एस का हो, इन्वर्जन हो या एज इट इज हो, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा, उसका सब्जेक्ट चेंज करके, क्योंकि क्वेश्चन में सब्जेक्ट, यहां से सब्जेक्ट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन मेकिंग में सब्जेक्ट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, जाते कुछ नहीं आ रहा है, दो चीजें क्लियर करके चलना कि त्यू को इल एल में जरूर चेंज कर देना, और नू आएगा, ये वो आएगा तो उसको इल एल में जरूर चेंज कर देना। बाकी जिसको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, कि कभी कभी वो जॉब में चेंज कर लेता है। लाइक वर्ब चेंज होता है जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, नहीं, लाइक वर्ब का लाइक टेंस चेंज होता है, नहीं टेंस चेंज नहीं होता। अभी वो टेंसेस आपको स्पीच, जनरल स्पीच है, वो आप जब इससे हायर क्लास में जब जाओगे ना, 12th और 12th के बाद जब कॉलेज में, वहां पे टेंसेस चेंज होता है। प्रेजेंट होगा तो वो अलग टेंसेस में जाएगा, लैम्पार्ड है तो बहुत सारे टेंसेस चेंज होता है, बट यहाँ पे स्पेस आपका सिंपल है, आपको टेंसेस चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही मिल रहा है सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सी के साथ में, हाँ ये वाला, और एज इट इज इस टाइप से लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि उधर इन्वर्जन में दिया हुआ था तो आपने इन्वर्जन में ही सी लिख के लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। वहां पे आपको प्रॉपर उसको सीधा करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट यहां से नीचे में सब्जेक्ट, यदि मान लो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे करके, तो क्वेश्चन मेकिंग में वो दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब आप स्पेस चेंज कर रहे होते हो तो यहाँ पे भी जैसे तुम, ता और ते ये लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका मो, मा और मे में। और यहाँ पे यदि नौत्र, सॉरी वौत्र, वौत्र और वो ये दिया हुआ है, तो ये नौत्र, नौत्र और नो में चेंज हो जाएगा। ये चीज, दो चीजें आप क्वेश्चन में लगा के बताना, ठीक है, चेंज करेंगे इसको। क्वेश्चन मेकिंग में एक चीज को क्लियर करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें क्लियर करना है, क्या लगाना है, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या लगाना है, और लगाने के बाद सीधा करके लिखना है, इतना हो जाएगा। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में जो भी कोई टीचर जो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उसको दो चीज यहां से मतलब होता है, और वो सबसे ज्यादा मतलब होता है जिसपे आपका मार्क्स नहीं बच सकता। यदि वो गलती आपने करी ना तो मार्क्स बिल्कुल नहीं बचेगा। बाकी आपने कोई मिस्टेक करा हुआ तो एक बार को सोच सकते हो कि मुझे मार्क्स पूरा मिल जाएगा। दो चीजें क्या है, क्या लगा हुआ है और क्या लगाना है, और क्या लगाना है और क्या लगा हुआ है, मतलब क्या ऐड करना है और क्या हटाना है, इसकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
एक बार को तुम्हारा टीचर सब्जेक्ट की मिस्टेक एक बार को झेल सकता है, लेकिन इसका मिस्टेक नहीं झेल सकता कि पता चले फुल स्टॉप का है और क की जगह आपने सी लगा दिया, गलत हो जाएगा। यदि ऐसा गलती कर दी है तो मार्क्स मिलने का कमी चांसेस और कटेगा ही 100%। यदि आपने ये और ये पार्ट देखा हुआ है, ठीक है, तो फिर एक बार को भरोसा कर सकते हो कि हाँ टीचर सही करके कुछ मार्क्स दे देगी, ठीक है। तो मिस्टेक इसका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसको तो बहुत गौर से कि फुल स्टॉप है तो कॉल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो द प्लस इंफिनिटिव लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है तो सी प्लस सीधा करके लिखना सेंटेंस को, आ रहा है समझ में। और क्वेश्चन मेकिंग में यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाले सब्जेक्ट को चेंज जरूर कर देना, आ रहा है समझ में। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, कॉम। यदि आपको सेंटेंस आपका ब्रैकेट के अंदर कॉ से शुरू हो रहा है, कॉ मींस होता है व्हाट, ठीक है। इसको कभी कभी बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि इसको डब्ल्यूएच फैमिली में क्यों नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां भी तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस होके इन्वर्जन और ऐसे कैसे होता है, बट ये एक सेपरेट है जो वहां से निकाल के यहाँ ले आते हैं और इसका एक अपना स्टेप है, ठीक है। कॉ से जो शुरू होगा, कॉ के साथ दो स्टेप चलता है, पता है। कॉ के साथ दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे एक कॉ दिया हुआ है और उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा यदि एस्का के साथ लिखा रहता है तो ये एस्का यहां लिख देता है और उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। या तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा एस्का के साथ बना होगा, या फिर प्रॉपर कॉ लिखा होगा और उसके बाद वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क इन्वर्जन में दिया रहेगा। तो कॉ के दो टाइप के क्वेश्चंस ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, एक एस्का के साथ और दूसरा इन्वर्जन के साथ में। यदि एस्का के साथ मिलेगा देखने को तो आपको कुछ ऐसा बना मिलेगा, ठीक है, और यदि इन्वर्जन के साथ मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। मैं दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कैस्का च्यू फे क्वेश्चन मार्क, या फिर कॉ फे च्यू क्वेश्चन मार्क। एक इन्वर्जन के साथ है और दूसरा एस्का के साथ में। दोनों देख के कंफ्यूज मत होना, दोनों का स्टार्टिंग कॉ ही है, ठीक है। इस टाइप से ही क्वेश्चन है, इसके सिवा दूसरा टाइप कोई नहीं होगा, ठीक है। कॉ को कंफ्यूज करने के लिए आपको कि कॉ आपको थोड़ा लेंदी में समझ में आए तो इन्वर्ट ये एस्का के साथ दे देंगे, और कॉ यदि सेपरेट है तो कोई बात नहीं, हो तो ऐसे दिख रहा है आपको, आ रहा समझ में। कॉ के साथ में ब्रैकेट में जो क्वेश्चन मिलेगा वो एस्का के साथ मिलेगा, तो आप उसको एस्का कंसीडर मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको इस वाले में चेंज कर देते हैं कि एस्का के साथ शुरू है तो सी लगा देते हैं। वो एस्का नहीं है, वो कैस्का, कॉ लगा हुआ उसके आगे, ठीक है। और वो किसके साथ है, सेकंड फॉर्म के साथ बना हुआ है। और कॉ जो ब्रैकेट के नीचे जो प्रॉपर इन्वर्जन के साथ है उसमें तो प्रॉपर कॉ आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, इसमें गलतियां करने की जरूरत नहीं है। और इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कॉ के साथ आपको बना हुआ है और सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, तो आप यहां पे यदि सब्जेक्ट है तो आप सौ का लगाना और सब्जेक्ट नहीं है तो सौ की लगाना। आप बोलोगे सर ये की कैसे पता चलेगा, ये की ना ऑलरेडी यहीं पे दिख जाएगा तुम्हें। जब यहाँ क्वेश्चन बना होगा ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके जगह पे की होगा, तो वही की उठा के वहीं इसका लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट मिसिंग होगा ना तो उसके जगह पे की दिख जाएगा, आपको किसी वाले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में की दिख जाएगा, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना इसके जगह पे की दिख जाएगा, की हो जाएगा। हाँ, और की वाला जो होगा ना वो हमेशा एस्का के साथ ही मिलेगा, इन्वर्जन में कम ही मिलेगा, बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है मिलने का। तो इसके साथ ही, क्योंकि ये कैस्की ज्यादा बेटर साउंड करता है ना, तो कैस्की इसी में मिलेगा। तो जब की मिलेगा तो क्या लगाओगे इसमें, सॉकी। आ रहा है समझ में। जब ये इन्वर्जन में होगा तो की मिलने के कम चांसेस है, जब ये एस्का के साथ होगा तो की मिलने के ज्यादा चांसेस है। जब की रहेगा तो क्या लगाना है, सॉकी, और जब की नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, सॉका। क्लियर हो रहा है। तो जब ब्रैकेट के अंदर क होगा तो क्या लगाओगे, सॉका या सॉकी, और यहां पे भी सब्जेक्ट क्या करना है, चेंज करना है। हाँ। इसके बाद आते हैं हम यहां पे WH फैमिली के पास। WH फैमिली में WH फैमिली भी सबसे ज्यादा यूज होता है, वही उठा के वही लिख देते हैं। और WH फैमिली में जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा वर्ड यूज होता है वो मैं बताता हूं, वो एक बार लिखो यहाँ पे।
WH फैमिली में सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा कॉमो, उ, कॉम, हुआ, ये 4 का आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। वैसे तो कुछ भी आ सकता है बट ये 4 सबसे ज्यादा यूज हो सकता है। ठीक है, कोमो, उ, कॉम और पुरकुआ। आकेलर भी यूज हो सकता है एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ये लिख लो, ठीक है। आ रहा है समझ में? समायरा, समायरा Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके। सारा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. संस्कृति Yes. ओके। वंशिका, Yes. सारा आपकी मम्मी बोलिए टाइम होगा तो आप आ जाना। ठीक है, इसमें से जिसके पास भी टाइम है 101% आज तो कुछ ऐसे ही है बट यहाँ आ जाओगे तो बेटर तरीके से होगा आपका। ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी कर दे रहा हूँ बट आ जाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ जाओ, ऐसे निकल जाओ। ठीक है, कोशिश यही रहे कि जो लास्ट का भी टाइम है यदि मान लो दूर से भी हो तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर पूरा हो सकता है तो पूरा ही। ठीक है, यदि आ सकते हो तो 100% बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके पास में। ठीक है, वंशिका कोई डाउट? हाँ, देखते रहो एक बार। कोशिश ये रहे कि अब जो जितने क्लासेस अब से होंगे ना वो और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, बोलो। एक मिनट बताता हूँ। हाँ बताओ। सौका जो है ना उसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सौकी की खुद सब्जेक्ट है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अगर कैसे से सर्क एंड कैसे से सर्क ही होगा तो सर्क ही यूज होगा ना। हाँ, सौकी यूज करें। ठीक है, कॉ में सब्जेक्ट होगा, की में सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, आओ जल्दी, आराम से बैठो। चलो वो पैर निकाल के बुलाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये WH फैमिली में हमारा जो वर्ड है ये सारा वर्ड सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो हम देखेंगे प्रॉब्लम को, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा फंसते हो बनाते समय, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुसीबत होता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ गया? एक बार और समझाता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेसिकली 3 स्टेप होता है, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में भी 3 स्टेप होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कॉ वाले क्वेश्चन और WH फैमिली वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ बताया कि जब फुल स्टॉप होगा तो कॉ से ऐड करना है आपको, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव के साथ होगा तो दो प्लस नौपा लगा के इंफिनिटिव लगाओगे, और यदि उसमें नहीं है तो दो प्लस इंफिनिटिव लगाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होगा तो सी क्लोज के साथ लगाना है, तो सी के साथ आप लगाओगे तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पूरे स्टेट। हाँ, इसमें भी एक चीज का केयर रखना, इन सब में भी जब आप सीधा सीधे लिखोगे तो इसमें भी प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रॉपर वे पे लिखा था, कोई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगाना आपको। और यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से लिखा था। जैसे आप मान लो, ऐसे मान लो क्वेश्चन है कि कौन बाचिंग, ठीक है, तो हम लिखेंगे कौन इल बा, वहां कोई फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। लेकिन वही चीज को उठा के ब्रैकेट के अंदर लेके आओगे ना तो आपको फॉर्म सेट करने पड़ेंगे, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक करके मैं डिटेल बताता हूँ और आप लोग को जो डाउट होगा वो भी साथ साथ पूछते जाना। ठीक है, देखो। हाँ बताओ सर। में जैसे अगर वो वोवल के साथ है तो प्री और पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, देखो एक चीज क्या होता है ना, कॉ जो है, ये जो कॉ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बट हम की जो है ना
इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते, वो वॉवेल होगा तो भी की होगा, जनरल होगा तो भी की ही होगा, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसमें भी रूल्स होते हैं कि आप कॉ को क्यू ऑफिस तो आप लिख सकते हो, बट चाहे इसके बाद जैसे यहाँ पे की लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी वॉवेल है ये भी वॉवेल है, तो हम इसको ऐसे रिमूव करके ऐसे नहीं लिख सकते। कॉ होगा तो कर सकते हो, ठीक है, बट यदि की है तो इसको हम नहीं कर सकते, ये की ही है, ठीक है। अब देखो क्या उस समय पेन नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? पेन नहीं चल रहा है? चल रहा है? आ रहा है समझ में? अब देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस किस टाइप से, वो देखो। अब इसका सबसे पहले हम फुल स्टॉप के टाइप में चलेंगे और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये बन के कैसे मिलेगा और बनाना कैसे होगा हमें, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा लिखा हुआ है मां मेर दीप और इन्वर्टेड कॉमा में इल ए वो, ए ऐसे करके दे दिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट के जगह पे कोई नाम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई हो सकता है, लेकिन आपका पैटर्न क्या सेट हो रहा है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर सब्जेक्ट मिला हुआ है, वर्ब मिला हुआ है और ऑब्जेक्ट मिला हुआ, फुल स्टॉप। चाहे इसमें कुछ भी हो, पैटर्न ऐसा ही हो, इसके अंदर कुछ भी होगा, पैटर्न क्या होगा, सेम होगा कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और प्रॉपर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। अब सुनो मेरे ध्यान से, यहां फुल स्टॉप है, आपने देख लिया और आपको पता है कि जो फुल स्टॉप होता है उसको कॉ से ऐड करते हैं। यहां पे दो तरह का कंफ्यूजन सबसे बड़ा आता है, पता है कहां वाला कंफ्यूजन? ये वाला कंफ्यूजन। वो भी होता है लाइक माय मदर टोल्ड मी, वो कुछ भी होता है। देखो बाहर की चीजें मैं अभी बताता हूं, मैं पहले ये समझाता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं क्या चीज है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, आधे आधे चीज को पकड़ पकड़ के रखोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। एक सिंपल स्टेटमेंट क्लियर कर दो पहले, ये है ऐसे ही बनेगा। यदि इतनी कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता एक नंबर भी इसमें जाना है, ठीक है। यदि ये कंफ्यूजन है कि ये वाला था तो वो वाला कैसे बनेगा और वो वाला था तो ये वाला कैसे बनेगा, मैं गारंटी देता हूं 100% गलत होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन, हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ठीक है। चीजें क्या देख रही है टीचर, तुम्हें पता ही नहीं है। टीचर को क्या चाहिए वो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपने मन से उसमें भरे जा रहे हो। जो टीचर को चाहिए, जैसे मान लो तुम्हें भूख लगा हुआ है तो तुम्हें खाना चाहिए, अब तुम्हें कोई प्लेट दिखाए, चम्मच दिखाए, कैसा लगेगा तुम्हें? एटलीस्ट उसमें खाना दो ना, जो चीज चाहिए सामने वही दो, उसे पसंद आएगा ना। अब मेन है कि उसको भूख लगा बहुत कस के तुम उसे गिलास ला के दे रहे हो, फिर ये दे रहे हो, फिर वो दे रहे हो, मतलब अच्छा लग रहा है, हाँ सेट कर रहे हो आप सारे चीजें को, ठीक है। बट जो चीजें इमीडिएटली वो चीज दो ना, तो वही यहाँ भी वही है कि जो चाहिए टीचर को पहले वो दो, ठीक है, उसके बाद आप सारी चीजें करना। तो देखो इसमें जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, सिंपल कंफ्यूजन है, कॉमन कंफ्यूजन है जो सबको होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉ के साथ एक कंफ्यूजन हो जाता है और वो होता है बना हुआ वाला सेंटेंस में, जब वो इनडायरेक्ट को, जैसे यहाँ कोई सेंटेंस बना हुआ है, माँ में दीप को ए वो। अब इस केसेस में जब हम इसको इससे निकाल के जब बाहर लिख रहे थे ना इस वाले प्रोसेस पे, तो ये वाला इसी के साथ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस वाले रूल को लगा के सौखी बना देते हैं इसको, फिर से इसको उसी में चेंज कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा देखते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा क्लियर करना है, क्या मुझे बनाना है इसको या क्या ये बना हुआ है। अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना है, क्या मुझे इसको बनाना है, क्या ये बना हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो पता ये चलेगा कि जो बना हुआ है उसको आप बना दे रहे हो, जो बनाना है उसको आप फिर से वही कर दे रहे हो जो करना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, को देख के सौखी मत लगा देना, क्योंकि ये बना हुआ स्टेट है। सीबीएसई का हर क्वेश्चन में
एक पैटर्न सेट होता है, वो पैटर्न ये होता है 3 स्टेप में पैटर्न चलता है, बहुत इजी, जिसको कोई भी बना सकता है, जनरल बच्चा, मीडियम में जिसको थोड़ा सा ट्रैक करके बना सकते हो, और एक ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा मीडियम, उस टाइप का होता है। हर क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, वो या तो डी सेक्शन हो, या फिर वो लेटर वाला सेक्शन हो, या फिर वो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन हो, हर जगह आपको यही 3 स्टेप देखने को मिलेगा। मैं कोई फ्रेंच की बातें नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत आराम से बन जाएगा, मतलब मान लो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, उसमें से देखना तुम्हें 2 क्वेश्चन तुम इजी बना दोगे, एक क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहां पे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, ऑप्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्शन, कि मैं कौन सा इजी बना सकते। देखो जो इजी है उसको तो सभी बना सकते हैं, ठीक है, जो मिडिल में है जिसने पढ़ा हुआ है वो भी बना देगा। तो बाकी का जो 3 बचते ना, ऑप्शन हमेशा टफ के लिए बचा के रखो, ऑप्शन हमेशा, क्योंकि देखो जिसमें प्रॉपर ऑप्शन नहीं, जैसे मिक्स टेंशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चंस में ऑप्शन है कि आपको 1 बनाना, मतलब 5 बनाने, 7 दिया हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी क्या है, 7 है, 5 बनाने, है ना। तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट ऑप्शन ही नहीं है। 3 चीज ही है ग्रामर में जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, एक है मिक्स टेंसेस, दूसरा सब्जॉन्टिव में मार्क्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आप लोग का, जिसमें कोई रूल ही नहीं है। आराम से कुछ एक्सेप्शन जो मैंने बता दिया उसको रट के जाना, बाकी आप प्रेजेंट टेंस में से ईएनटी हटा के लगा दो। उसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें भी कोई ऑप्शन नहीं। बाकी का 3 चीजें, उसमें 2 ऑप्शन है। आपको एडजेक्टिव पॉजिटिव है तो आप एडजेक्टिव पॉजिटिव बनाओ, या उसकी जगह प्रोनाउन पॉजिटिव, वो क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला बनाओ। नेगेटिव या फिर क्वेश्चन मेकिंग, इन दोनों में कर लो। उसके बाद प्रोनाउन पर्सनल या रिलेटिव, उन दोनों में कर लो। उन दोनों को जो 6 क्वेश्चन है ना, उसमें हर क्वेश्चन इजी है, उसको कोई भी कर लेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जिसके पास में आपके पास ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो इजी तरीका है कि आप उसको ट्रैक में क्लियर करो चीजें को। आ रहा है समझ में? अब देखो यहां पे हम थे कि हाँ, यहां पे हम गलतियां क्या कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस और कैसे कैसे घुमा घुमा के आ सकता है। तो बेसिकली फुल स्टॉप का जो क्वेश्चन है उसको घुमाने का तरीका है, या तो ये तुम्हें बना के ही दे देगा, और एक चीज का केयर रखना है यहाँ पे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और बाहर 2 स्टेप। यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी दिया हुआ, चाहे जितना भी बड़ा दिया हुआ, आपको चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखो, कोई नहीं करना चेंज करने को। क्योंकि मान लो किसी ने प्रोनाउन पर्सनल नहीं बनाना है, उसको प्रोनाउन रिलेटिव का तैयारी करके जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पे चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। कि यहाँ पे आप या तो सब्जेक्ट चेंज करोगे, या फिर आप सेओ ये सेओ दे, कुछ भी जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो बना के शॉर्ट बनाओगे। कोई जरूरी नहीं है इधर चेंज करने का, आप एज इट इज लिख दो। आप काफी स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंस में हो, और आप प्रोनाउन पर्सनल बना के जा रहे हो, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टीचर आपको नहीं बोलता चेंज करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, और जब भी चेंज करना तो इसके क्वेश्चंस प्रॉपर लिखना, उसके नीचे प्रॉपर लिखना, और जो चेंज किया उसके नीचे अंडरलाइन भी करना, ताकि टीचर समझ सके तुम्हें कि बच्चा जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो? मतलब प्रॉपर तरीके से लेके जाना है, ठीक है। आधा अधूरा तरीका से क्लियर नहीं करना चाहिए। ये तो होता है ना, कुछ लोग होता है मैं आंसर दिए फटाफट स्मार्टनेस कॉपी में दिखा दिए, और टीचर भी अपना स्मार्टनेस दिखा दी, तो तुम्हारा 10 नंबर कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो चीजें को क्या है कि मतलब डिसेंट कॉपी, मतलब तुम कॉपी राइट करके जो आ रहे हो ना, तुम्हारी राइटिंग दिखनी चाहिए कि हाँ जो लिख के गया ना, अच्छा खासा लड़का था या अच्छा खासा लड़की थी जो लिख के गई है। मतलब देखो, जो जैसे हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, मैंने भी बोर्ड का कॉपी चेक करा हुआ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस 2 चीज चाहिए, एक साफ सुथरा कॉपी होनी चाहिए और अच्छे से सब कुछ दिखना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजें तो मैं देख लूंगा। जो देखो एक टीचर क्या होता है, एक क्वेश्चन में चेक करूंगा ना, मुझे पता चल जाएगा वो बच्चा कैसा है। एक क्वेश्चन चेक करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है। तो आराम से यदि आपको अपने कॉपी में स्मार्टनेस दिखानी ही है तो उसको आप अंडरलाइन करके भी दिखाना कि हाँ मैंने मैम देखो ये वाला जो था मैंने इसको चेंज करा है, इस तरह नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में चीजें देखनी, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्या पता कोई टीचर क्या खा के बैठे वो कॉपी चेक कर रही है, दिमाग खराब हो गया, कुछ लिख, तुम चैलेंज करोगे, तुम्हारे को टाइम पास होगा, चैलेंज करके उसका क्या हो जाएगा, क्या ही होगा चैलेंज करके उस टीचर का? कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होता, उसके जगह पे कोई और टीचर आएगा, रीचेक करेगा, ठीक है। वो टीचर भी ढंग का है तो देख ही लेगा, यदि और ढंग का रहा तो 3-4 गलती और निकालेगा, मिला जुला के दे देगा। हमेशा याद रखना, एक फ्रेंच टीचर दूसरे फ्रेंच टीचर को पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है। कोई फ्रेंच टीचर किसी से कोई टारगेट नहीं अचीव करते, हाँ उससे ये कर लेना, उससे ये कर लेना। यदि उसको रीचेक का कॉपी मिलेगा तो ढंग से ही चेक कर देगी तुम्हारा, ठीक है। और कोशिश उसका ये रहता है कि अगले वाले टीचर को सही कर दे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए कोई पंगा नहीं, आराम से जाओ, इत्मीनान से जाओ, पेपर देखो, पेपर को पेपर के तरीके से लिख के आओ, मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो भी चीज करना है आपको स्मार्टनेस दिखानी भी है और प्रॉपर वे पे दिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप चेंज मत करो, करो चेंज, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर तरीके से करो, क्वेश्चंस प्रॉपर लिखो, जो चेंज किया हुआ उसको चेंज के नीचे अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से करो। नहीं लगता कि मुझे चेंज नहीं हो पाएगा या फिर तो आप इधर बाहर वाला एज इट इज लिखो, दोनों ही ऑप्शन है, हम क्यों ज्यादा पंगा ले। पता चले कुछ चेंज करने गए, सीओडी का चेंज करना था, पासे कंपोजिट था, उसमें एक और लगा था, मैं छोड़ दिया। पहला वाला सही था, यदि मैंने एज इट इज लिखता, अब टीचर लगा अच्छा बच्चा ने चाहिए तो थोड़ा ढंग से चेक करेगी, और थोड़ा ढंग से चेक करेगी तो कुछ ना कुछ छूट गया तो कटेगा ही 100%। अंडरलाइन लगा 1 नंबर गया, आधे तो गया ही 100%। स्कूल में कॉपी चेक होता है ना तुम्हारा प्री बोर्ड का, कैसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट चेक होता है। सीबीएसई में कितनी पॉइंट चेक नहीं होता, बस उसको दिखना चाहिए सही से कि हाँ बच्चे ने सही से लिखा है, ठीक है। क्योंकि हर कॉपी का कीमत होता है और हर टीचर को अपनी कीमत चाहिए होता है, ठीक है। तो टाइम भी कम होता है उसके पास में और चेक करना भी होता है उसको कॉपी, ठीक है। तो जितनी अच्छी कॉपी दिखेगी उतना कम टाइम लगेगा, उतना जल्दी स्पीड में चेक होगा। क्योंकि देखो साइंस तो है नहीं कि आप महारत हासिल करके जा रहे हो, ठीक है। पता साइंस वाले बच्चे हैं ना कि अभी वो फिरजी भी कर रहा है, आकाश भी कर रहा है, सब कर रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से लेवल थोड़ा ज्यादा लेके जा रहा है, तो आप अपना महारत दिखा सकते हो कि ऑलरेडी आपको आते हैं और चैलेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे महारत दिखाने का टाइम नहीं है, यहाँ पे सही से लिखने का टाइम है, ठीक है। तो क्लियर करके चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जो मिस्टेक आनी है आपका वो सिंपल मिस्टेक है कॉ के साथ में, जो रिप्लेसमेंट सॉ के साथ होता है, तो वो चीज क्लियर मत करना। यदि सेंटेंस हमारा बना हुआ है, यदि मान लो यही सेंटेंस हमारा प्रॉपर वे पे बना हुआ है, और देखो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉ लिखा हुआ है और हमें इसके इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है सब्जेक्ट चेंज होगा क्या, तो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट चेंज करने का जो तरीका है इसमें, हमेशा यदि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर सेंटेंस यदि बाहर का मिल रहा है आपको, तो ही कोशिश करना अंदर के सब्जेक्ट को चेंज करने का। जब इस चीज को इस फॉर्म में लेके आओगे, तो मान लो मैं इसको छुपा दूं कि ऊपर क्या लिखा नहीं पता, मैंने ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत तभी करना जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे माई मदर सेज टू हिज ब्रदर या फिर हर सिस्टर, जो भी दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर देना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यही क्लियरेंस करेगा इस सब्जेक्ट को। यदि आपको पहले वाले में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट चेंज मत करना। आ रहा है समझ में? सब्जेक्ट कब चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको मिला हुआ है और उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कब चेंज करोगे? जब बाहर में आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अंदर वाले सब्जेक्ट को डिसाइड करता है। और यदि बाहर में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो चेंज मत करना। तो सब्जेक्ट चेंज करने का दो ही तरीका है। क्वेश्चन मेकिंग में मैंने बताया सब्जेक्ट कैसे चेंज करोगे, ट्यू और नू को, सॉरी वू को लास्ट वाले लेवल में चेंज करोगे, अपने हिसाब से तो चेंज होगा ही होगा। यहां पे कैसे चेंज करना, जब बाहर में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब अंदर के सब्जेक्ट को आप चेंज करना, वो भी ऑब्जेक्ट देख लेना रिलेटेड किससे है, पता चले इसका ऑब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर चेंज मत कर देना, नहीं तो गलती से चेंज कर देना फिर गलत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और, ये हाँ इधर से, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चीजें यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी है। जब सब्जेक्ट चेंज ना करें तो देखो बेसिकली पहले कोशिश तो ये करना कि सब्जेक्ट चेंज हो ही जाए, ठीक है। सर जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते क्या लिखा हुआ है, तो कैसे करना चाहिए? देखो बताता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ।
जैसे मान लो इधर लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो चेंजेबल है, जैसे आपने देख लिया ऑप्शन वाला भी नहीं आ रहा है, अब लास्ट ऑप्शन है कि एक बनाना ही बनाना है मुझे, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो बहुत इजी है, समझ में आ ही जाएगा आपको सर। उस केस में नहीं भी आ रहा है तो कम से कम चेंज करने वाला चीजें को प्रॉपर तरीके से करके आना कि क्या हटाना था और क्या लगाना था। ये बिल्कुल एंड का केसेस है, शुरू में ही ये कर मत देना, समझ रहे हो? शुरू में नहीं करना है इसको, जब एंड में नहीं आएगा तो ये चीजें को केयर करके चलना। एक चीज देखो, जो चाहिए वो तो लगाओगे ना, मान लो नहीं आ रहा सब्जेक्ट चेंज करें, देखो सब्जेक्ट कहाँ चेंज करने नहीं आएगा, देखो सिंपली मैं बताता हूँ आपको, इस वाले में ही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो इधर आपको प्रॉब्लम पड़ेगा, आपको उसके बाद कहीं भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं पड़ेगा, बाद में आपको कहीं भी सब्जेक्ट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इस वाले में, अभी मैं बताते जाता हूँ, पहला वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? फुल स्टॉप का सेंटेंस समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आओ सेकंड फॉर्म में इसका मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, टेंशन ना, बहुत इजी ट्रिक्स है, हर वो चीज मिलेगा। देखो मेरा काम है आपको फुल मार्क्स दिलाना, ठीक है, तो हर चीज लेके जाओ, एक भी चीज छोड़ो मत, ठीक है। अब देखो इसके क्लास खत्म होने के बाद भी आप आधे घंटे तक रुक के डाउट्स क्लियर करके उसके बाद जाना, ऑफलाइन आए हो तो पूरा चीजें लेके जाओ, ठीक है। देखो यहाँ इधर से आराम से बस, सारा दिख रहा है आपको? सारा ओके, समायरा, समायरा Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. जो नहीं आएगा पूछना उसको, ठीक है। Yes. हाँ, क्योंकि मैंने स्पीकर पे रखा हुआ था, आपकी आवाज मेरे तक आएगा, चलो सुनो। देखो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन में क्या करोगे, इसमें क्या होता है, द प्लस इंफिनिटिव है, द प्लस इंफिनिटिव, और नेगेटिव में होगा तो द प्लस नौ का प्लस इंफिनिटिव। और इसके एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रहेगा 100%, कुछ रहे ना रहे इसके क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये होता है दो ने मुआ, ठीक है ना, अब वो सब चीजें को कैसे चेंज करोगे वो देखना इंपॉर्टेंट है, उसको बचने के लिए क्या करोगे वो भी मैं बताता हूँ, दोनों चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ सबसे पहले। देखो एक चीज देखो यहाँ पे जो क्लियर होता है, एक होता है मॉ, दूसरा होता है तो, मॉ तो लुई, ठीक है, नू वू, और यहाँ पे ई यू एक्स या एल। अब इसको ना थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे मो तो, और यहाँ पे ना ब्रैकेट में 100 लिखना, और यहाँ भी ब्रैकेट में 100 लिखना, इसका थोड़ा मैं क्लियरेंस देता हूं। यहाँ एल भी होता है, लेकिन जो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसमें यूज होता है मुआ, तुआ, ठीक है, लुई, नू का नू ही रहेगा, वो का वो ही रहेगा, नू वो, और इसका यू और एल। अब हमें इस वाले पार्ट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो क्या क्या यूज हो रहा है, त्वा और लुई, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये। अब इसका जो पूरा पैटर्न है वो इधर सेट कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब नेगेटिव में होगा तो तुमने देखा होगा जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हम नेगेटिव में पहले नौ लिखते हैं, फिर हम तो लिखते हैं, उसके बाद हम लेवे, उसके बाद पा होता है, यही होता है। सर इस बार नाम पास वाले हो जाएगा, सुनो ना, अभी ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ पहले चीजें, देखो बीच में टोक दो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैंने चीजें ही जनरल, ये मैंने क्लासेस ही रखा ब्रेक। देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं, जितना तुम बोलोगे ना किसी भी चीज को तोड़ने का, मैं उतना तोड़ के नीचे लेके चला जाऊं। कुछ चीजें ऐसे 2 बार पूछो ना, तीसरा बार क्लास से बाहर कर दे, या फिर तुम्हें ऐसा प्रिटेक्ट कर दे क्लास के अंदर में कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो उसको पीछे बैठा
या फिर आगे बैठा था। यहाँ पे मेरे पास ऐसा नहीं है, तुम जो भी पूछोगे मैं उसको ब्रेक ही करता चला जाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आप यहाँ क्लास करने के लिए आए हो, जो भी टॉपिक शुरू हो रहा है वो एक अच्छे तरीके से याद ही हो जाए, एक तरह से मतलब एक्सपर्ट बन जाओ कि आप दूसरे को समझा पाओ। जितना इसको ब्रेक करके जितना नीचे चले जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे को बनाते समय ना तुम्हें कॉन्फिडेंस में रहोगे, ये तो यही होगा। जैसे यहां से मैं बोलूं ना कि मेट्रो सिटी नोएडा सिटी सेंटर है और किसी को दिखा हुआ है तो उसको तुम कहीं भी छोड़ दो, ये उधर उधर घूम घाम के वहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, खो नहीं सकते। और कोई पहली बार यहाँ आ रहा है तो उसको अंदर से एक डर होगा घर से चलते समय कि पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे या फिर कहीं और घुस जाएंगे, होता है ना फर्स्ट टाइम। तो उसी तरह से ये कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और कॉन्फिडेंस डेवलप तभी होगा जब आप तोड़ तोड़ के नीचे जाओगे। मान लो 20 किलो उठाने का एक बार में दे दे तो आदत नहीं है ना। अब मान लो किसी कोई 40 किलो उठाता है डेली तो उसको तुम 5 किलो उठाने के लिए दे दो, क्या करेगा वो? ऐसे उठा लेगा। और मान लो कोई 5 किलो नहीं उठाता बेचारा, तो एक बार वो सोचेगा ना उठाना कैसे है। तो वही सीन यहाँ भी है, इतना ब्रेक मारो, इतना तोड़ो कि जो आपका लेवल है वो इजी हो जाए, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस में रहो कि मेरा नहीं कटेगा, मुझे ऐसे ही बनाना है और यही होगा ही। कभी कभी फ्रेंड्स देखो क्लास में भी आप बना के ले जाओ, एकदम कॉन्फिडेंस में रहो कि नहीं मैम ये तो ऐसे ही रहेगा, तो मैम को भी एक बार में हो जाता है कि अच्छा देख लेते थोड़ा ढंग से, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। तो यहाँ पे भी सारे टीचर, स्कूल के जितने भी टीचर है सब B1 कंप्लीट करके रखती है, ठीक है। B1 एक पैटर्न होता है, तुम्हारे भी स्कूल की होगी ना। तो B1 के बाद किसी का नहीं है क्योंकि उस बार लिटरेचर चलता है, तो एक होता है सबको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट ये ब्रेक मारते जाओगे, तोड़ते जाओगे चीजों को ना, आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चीजों को केयर करके चलो। अब देखो क्या है यहाँ पे, नॉट द लेपा ये है, ठीक है। यदि ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले द लिखेंगे। और एक चीज को केयर मैंने यहां बोला था कि बाद वाला जो है ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, क्या पर्सन है। ही सेज टू माय फादर, ऐसा कुछ है क्या, मतलब इसने जैसे ही सेड, दे मोन आस्क, यही सब मिलता है ना वर्ड। तो टू समवन है क्या, यदि ये टू समवन है मतलब कोई पर्सन है, तो इधर से इंडिकेट करेगा चीजें, मतलब इसका सब्जेक्ट इंडिकेट करता है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ हमको ये चेंज करना है। तो मान लो किसी ने कहा कि माय मदर सेज टू दिस बॉय, ठीक है, ये दिया हुआ, तो क्या हो सकता है, गेट अप, गेट अप यू तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, न पा, और ये प्रॉपर लिखना है तो सॉ लेते, क्योंकि इंफिनिटिव लिखते हो। हाँ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे चीजें हैं, अभी मैं बताता हूं क्या है। किसी ने ये इसको लिख दिया, सॉ लेवल लिख दिया, ठीक है, सही है। बट कोई बच्चे ऐसे हैं जो इसको रिलेट करेगा इधर के ऑब्जेक्ट से, तो फिर वो नहीं लगा सकता। लेकिन वही चांसेस है कि आप कॉन्फिडेंस में होता इधर के कॉन्फिडेंस से। आप यदि इधर के ऑब्जेक्ट से आपको पता प्रॉपर चल रहा है कि टू समवन है, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंस में हो, तो फिर इसको छेड़छाड़ करना, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे नेगेटिव में, क्योंकि प्रॉपर रूल है आप इंफिनिटिव में लिखो। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा पासे रेशो जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम नॉ लिखते हैं, जैसे नू होता है हमारा पर, और यहाँ पे हमें सॉ लेवर लिखा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो फ्यूचर क्लॉज या पासे रेशो जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे वेनो लिखते हैं, फिर दो लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पे जो ये सॉ है ना, इसको इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, और फिर हम यदि ये नू है जो भी है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग पहले उसको लिख देते हैं। यहाँ पे तो नू होता है तो नू लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेवल पूरा लिखते हैं, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं होता, बट उसका जो सॉ है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, यही होता है ना। तो ठीक इसी तरह से जब आप कॉन्फिडेंस में हो तो आप छेड़छाड़ करो, नहीं हो तो आप उसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसा रूल है उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर क्लॉज के साथ, पासे रेशो के साथ, किसी के भी साथ जब आप टेंसेस बना रहे होते हैं ना, चेंज नहीं होता। नहीं, ये जो म, त, स, नू, वू और स, ये प्रोमिनल वर्ब के साथ यूज होता है।
हाँ सर, लेकिन सर जब इंफिनिटिव में दिया होता है फ्यूचर क्लॉज के साथ, मैम ने बोला था चेंज नहीं होता है। नहीं, वो गलत बताया तुम्हारी मैम ने। मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब आप इस चीज को लिखोगे ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, और जब आप इस प्रोमिनेंट वर्ब को लिख रहे होते हो, ठीक है, चाहे वो इवन इंफिनिटिव है, सेंटेंस में इंफिनिटिव में लिखा जा रहा है, ठीक है, बट वो अपने सब्जेक्ट के साथ में ये मौत और स को चेंज करता है। ये हमेशा याद रखना। मिक्स टेंसेस में भी आ सकता है, कभी कभी तुम्हारा गलती हुआ था, याद है तुम्हें एक बार में? हाँ, तो इस चीजों को क्लियर करके चलना कि वो मौत और स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यदि मेन सब्जेक्ट ज है तो म में चेंज होगा, मेन सब्जेक्ट त्यू है तो त में चेंज होगा, इलर है तो स में ही रह जाएगा, नु है तो नु में जाएगा, लेकिन उस वर्ब की कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ऑलरेडी मान लो एक वर्ब की कॉन्जुगेशन किया हुआ है और तुम्हें प्रोमिनल वर्ब लिखना है, ठीक है, तो आप प्रोमिनल को एज इट इज लिखोगे कि एक ही साथ में दो कॉन्जुगेशन तो कर नहीं सकते, एक कॉन्जुगेशन ऑलरेडी हुआ है। मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में कॉन्जुगेशन किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आपको इंफिनिटिव में प्रोमिनल वर्ब लिखना है, तो प्रोमिनल वर्ब का जो स है ना, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, वर्ब एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हाँ देखो, इस जगह पे कंफ्यूज होने का सबसे ज्यादा रीजन क्या होता है? बना सेंटेंस में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, खोज ही नहीं पाते कि किसका है, खोज ही नहीं पाते यहाँ पे कि किसका है। अब वो क्या करते हैं मैं बताता हूं, जैसे उसमें यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस है, यहां लिखा है मोनामी दीद और इन्वर्टेड कॉमा है वा ओ मार्क्स। मैंने बोला था यहाँ फुल स्टॉप हो सकता है, फुल स्टॉप है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मोनामी दीद और डी ऑफ स्टॉप आलेर और मार्क्स। ये दिखता नहीं है बच्चों, डी ऑफ स्टॉप दिखता नहीं है जब बना होता है तो, और इसी को देखना होता है कि ये किसमें है हमारा, और यहाँ पे दो गलतियां। पहला कि सर इसको किसमें कॉन्जुगेशन करेंगे, ट्यू के साथ करें, नू के साथ करें, या वो के साथ करें, किसके साथ करें, जब इसको इनडायरेक्ट में लिखे। मान लो ये वाला सेंटेंस है नहीं, ऊपर वाला सेंटेंस, ठीक है, और एग्जाम में आपको ये मिल गया, इसको कन्वर्ट करके लाओगे, तो हमेशा याद रखना इसी जगह से सब्जेक्ट डिसाइड करना है कि ये किस में जाएगा, और सब्जेक्ट डिसाइड तीन तरीके से होगा। सब्जेक्ट डिसाइड तीन तरीके से होगा। यदि ये सेंटेंस में कहीं भी वोत्र वोत्र वो या ये प्लूरल दिख जाए, यही सेम चीज आपको इसमें भी फॉलो करना है। यहां भी देखना है कि ये जो बोल रहा है डायलॉग, इसकी वेटेज कितनी है। कोई बड़ा आदमी बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, ठीक है, कुछ तो पता चलेगा ना इधर से। जैसे यहाँ लिख रहा है माय फादर सेज, तो मतलब ये पता चला कि जब पापा होगा तो रिस्पेक्ट के साथ ही बच्चों को भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये इधर का वेटेज देखना है, ठीक है, और नहीं तो फिर इधर का वेटेज देखना है कि या तो सेंटेंस इधर प्लूरल में हो, ठीक है, या फिर सेंटेंस किस में हो, यहाँ पे वोत्र वोत्र वो ये सब लगा हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपको नोत्र नोत्र नो का वाइब आ रहा है, ये दोनों यदि नहीं दिख रहा है तो फिर आप ट्यू का लगाना, ठीक है। और यदि इसमें से कुछ भी दिख रहा है, सेंटेंस प्लूरल है, जैसे मान लो इधर भी प्लूरल है, माय ब्रदर सेज, ठीक है, माय ब्रदर से होता ना इंग्लिश वर्ड, तो इससे हमें क्या करना है, इसको देखना कि इधर का वेटेज क्या है, बोलने वाला क्या है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ठीक है, प्लूरल में जा रहा है, क्या है, तो एक, लेकिन चांसेस ना सबसे ज्यादा जो होता है ना, इधर जो बना होगा सबसे सेफ मोड में यदि आपको बनाना है तो आप वो ही यूज करना। क्या यूज करोगे, वो का फॉर्म्स, इधर क्या लगा, त्यू का फॉर्म, ठीक है, लगा हुआ है, कोई बात नहीं। जब तुम बनाने बैठो ना तो तुम किसकी फॉर्म ज्यादा यूज करो, वो का, ठीक है। वो में क्या होता है, यदि मान लो रिस्पेक्टेबल नहीं भी है तो भी चल जाता है, और जब तुम्हें पता ही है ऐसे जनरल द बॉय सेज, तब तो देखो ऐसे पता चल जाएगा सिंपल की सिंपल स्टेप, तो त्यू का लगा दो। नहीं पता चल रहा है कुछ भी तो आप किसकी लगाना, वो का। वो में क्या होता है, कॉन्जुगेशन मिस्टेक भी बहुत कम होता है, क्योंकि जेड लगाना होता है तो कम चांसेस होता है कॉन्जुगेशन मिस्टेक होने में।
ट्यू के साथ में क्या होता है, कॉन्जुगेशन मिस्टेक होने का चांसेस रह जाता है। जैसे वुलवार है तो उसमें वुलवार में इजेड लगा तो चलेगा, वो है तो उसका क्या होता है, जैसे वुलवार दिया, अब मान लो यहाँ पे जैसे VEUX होता है ट्यू के साथ में, बहुत सारे बच्चे को वुलवार दिया हुआ तो वो इजिली ये लिख के इजेड लगा देगा, चांसेस कम है कि चलो इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन मिस्टेक कम होती है, इसके लिए वो का यूज करोगे। यदि आपको कॉन्जुगेशन आती है और आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, जैसे मतलब ऐसे अनरिस्पेक्टेबल पर्सन बात कर रहा है, तो फिर आप ट्यू का लगाना, ठीक है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? सर एक और चीज बताइए। सर हमारे टीचर ने बोला था कि पुहुआर के साथ PEUX की जगह PUIS लगता है, क्या मतलब पुहुआर के साथ वो टेंसेस तुम्हें उसमें बोला होगा, जैसे देखो सब जोंती बोलता है ना, नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा वो मुझे दिखा देंगे, ठीक है, उसके बाद क्लास के बाद, ठीक है। तो कंफ्यूजन तुम्हें ज्यादा हो गया है, टीचर ने कुछ ज्यादा समझा दिया तुम्हें लगता है। यहाँ देखो जो जो कंफ्यूजन है, स्पेशल कंफ्यूजन को नोट डाउन करके रखना, ठीक, मुझे बता देना। 2 स्टेप समझ में आ गए, 2 स्टेप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले, फुल स्टॉप वाले में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब आओ यहां पे आओ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो मैं इतना डीप से बता रहा हूं, मैं भी कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग 1 मार्क का भी मिस्टेक ना करो इसमें। मैं पूरा का पूरा क्लासेस इसमें लगा दिया है, ठीक है। वो इसलिए लगा रहा हूं ताकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्लासेस का आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, 3 घंटे का जगह 4 घंटे भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मुझे कोई समस्या नहीं, आपको होगा तो बता देना, ठीक है। लेकिन गलतियां प्लीज मत करना इसमें। यहाँ आए हो तो मैं 100% कोशिश करूंगी यहाँ जो भी बैठा हुआ है उसका 100 आउट ऑफ 100 है कम से कम, और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से सारे बच्चे का 95 प्लस होगा, ठीक है, चाहे उसकी स्थिति कैसे भी हो। और चांसेस ज्यादा हैं, 80% चांसेस इसमें 100 आउट ऑफ 100 आने का, 80% चांसेस। और मैं जो बोलता हूं ना 100% आता है। इससे जितने भी बैच निकला हुआ है ना, बच्चा चाहे जैसा भी है, तुमने यदि सही से सिर्फ सुन भी लिया ना, इसको नंबर नहीं कटेगा। हर वो चीज बोर्ड पे क्लियर होना है। आपके अंदर यदि कोई भी 1% के भी कोई भी डाउट रहता है ना, तुरंत पूछो, आए हो तो बेनिफिट लो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई लाज शर्म नहीं है, सब एक जैसे हो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन से थोड़ा भी रिलेटेड ना पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है। बस चांस 5 ही दिन बचा हुआ, 20 को आपका एग्जाम है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एग्जाम वाले दिन पूरे कॉन्फिडेंस में जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगला तुम्हारा चीटिंग करने का सोचे आपने, ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहने से ना अगले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, पता है तुम्हें। तो इधर देखो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें यदि क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें एक चीज मिस्टेक नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्किंग जरूर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे ना 2 गलतियां सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, इसके जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ एल डी और यहाँ पे इंवर्टेड कॉमा है, इनमें से कोई भी फॉर्म मिल सकते हैं, जैसे ट्यू, पार्कलर, और प्रोफेसियल, क्वेश्चन मार्क, एस्कर, ट्यू, पार्कलर, और प्रोफेसियल, क्वेश्चन मार्क, या फिर पार्कलर, ट्यू, और प्रोफेसियल, क्वेश्चन मार्क। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। इनमें से कोई भी फॉर्म के टाइप में आपको क्वेश्चन इसमें दिया रह सकता है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है इसको। आपको बनाना कैसे, ये देखो, इसमें चीजें क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है जी। आपको पता है कि इन तीनों में जो होगा उसके साथ हमें ऐड करना है सी, और वॉवेल होगा तो सी ऑफिस, इसके ही ज्यादा चांसेस होते हैं रिप्लाई करने में। जब आप रिप्लाई कर रहे होते हो ना, तो यही सबसे ज्यादा लगाते हैं सी ऑफिस का, क्योंकि मुझे पता है ना, ट्यू जब मोस्ट ऑफ द केसेस जब क्वेश्चन पूछते हो ट्यू या बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ना जितने भी क्वेश्चन मेकिंग वाला आपको मिलेगा ना, उसमें 80-90% चांसेस होगा ट्यू से क्वेश्चन पूछना या बुक से, ठीक है। उस केसेस में जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो सी के साथ, सी ऑफिस तक के साथ आंसर रिप्लाई करने का 95% चांसेस होता है, ठीक है। तो रेशियो जो है ना वो 95-100 के आसपास है सी ऑफिस तक के साथ में। तो जब आपको इनडायरेक्ट में मिलेगा ना, तो हमेशा याद रखना यही वाली चीज को खोजना है।
ठीक है, बहुत कम चांसेस होगा जब आपको SI पूरा प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ घड़ी देख रहे हो नहीं सर। तो इधर देखो L। सर हमें मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना अगर हमें एक डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। नहीं, रूल है ना वहां पे, तो कैसे कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। इस वाले में आप रिप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो दिया हुआ है और उसको आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो इन तीनों में से कोई फॉर्म में बनाओ। और अगर क्वेश्चन मेकिंग में आप बस क्वेश्चन को आते थे, हाँ, क्वेश्चन उसमें कट जाएगा। क्वेश्चन मेकिंग अलग सब्जेक्ट है, उसमें आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म वहां कोई वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है, तो वहां जहां वैल्यू जिसकी उसका वही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो एलदीप एज इट इज कॉपी, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला था कि क्वेश्चन मेकिंग में क्यू को इल या एल में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है, किसका हम इल में चेंज कर दें कि एल में चेंज कर दें। तो एज ए गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा क्यू कौन है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी आप किसी में भी चेंज कर दोगे तो टीचर देखने नहीं जा रही उतना तक, फुर्सत नहीं नाम पढ़े तुम्हारा और देखे कि ही और सी है। ठीक है, नाम तो देंगे रोल नंबर रहता है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक, कोशिश इल में लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्म है इसको ऐसे ही रहने देना और इसके बाद आप सी लगाओगे, इल में चेंज करो तो इल और इसको पार्ट। ठीक है, और प्रोग्रेसिव और प्रॉपर फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट में प्रॉपर फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन मेकिंग जो भी लगा रहेगा, यदि क्वेश्चन मार्क गलती से आपने लगा दिया, मैं गारंटी के साथ बताता हूं नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा नंबर। साइन का बहुत चक्कर है यहाँ पे, साइन और एडिंग वाला दोनों में बहुत चक्कर है कि क्या ऐड करना है और क्या लास्ट में लगाना है। साइन यहाँ पे बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो ये फर्स्ट फॉर्म के जैसा बन जाएगा और गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो ये बना बनाया क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, तो मैंने क्या बोला था, इस सी को खोजना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट है उसको पहले गोल गोल कर लेना, ताकि उसमें ये पता रहे कि बीच के एडिंग वर्ड को खोजना है। और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा उसमें तो इन्वर्टेड कॉमा बड़ा बड़ा दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाएगा उसको गोल घेर लेना, पहले गोल गोल घेर के फिर बहुत पार की नजर से एक एक वर्ड को खोजना कि किस में ऐड किया हुआ, क्योंकि ऐड वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से किया हो सकता है, क से, सी से, ठीक है, सौक से, या फिर सौकी से, या फिर यहां पे WH फैमिली से, ठीक है, या फिर द प्लस इंफिनिटिव से। तीसरा कोई भी तरीका नहीं है सेंटेंस को ऐड करने का, और यही चीज ऐड किया होगा। अब आप खोज पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं खोज पाते तो फिर प्रॉब्लम। इसी चीज से ऐड किया हुआ मिलेगा, जिसको इसी के जगह पे, इसी वर्ड को यहीं पे ऐसे करके बनता है। मतलब ये जो वर्ड जहां लिखा रहता है ना, वहीं पे पहला इन्वर्टेड कॉमा बनता है, उसको हटा के, ये याद रखना। ठीक है, तो पहला इन्वर्टेड कॉमा जो बनेगा हमारा इसी वर्ड के पास बनेगा, ये ध्यान रखना। और पहला इन्वर्टेड कॉमा जो हटेगा इसी वर्ड के पास से हटेगा, मतलब हटेगा तो ये सारे वर्ड यहीं पे लिखा जाएगा। ये दो चीज क्लियर करके चलना। इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, इसमें भी क्वेश्चन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं अभी खत्म करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है आपको। ठीक है, तो पहले ये देखो, सीख लो, समझ में आएगा। ये होगा तो यहीं पे ये कट के इन्वर्टेड कॉमा लाएगा, और इल है तो बहुत इजी वे में आप उसको तीन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको एज इट इज कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कोई नाउन है तो नाउन को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, हाँ, लेकिन कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है। जैसे मोमा में रिप्लाई दिया हुआ है तो उसको आप तोताते में चेंज करोगे। जैसे ऑब्वियसली कि माई मदर दिया हुआ है और उसको आपको क्वेश्चन वाले बनाना है, तो आपको माई मदर को योर मदर में लेके जाना पड़ेगा, तो मोवा में लिखा रहेगा उसको तोताते में लेके जाना। नौतर लिखा रहेगा तो उसको बौद्र में लेके जाना। बाकी थारे थर्ड पर्सन जितने भी वो चेंज जैसे भी इंग्लिश में नहीं होता, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके बाद देखो, हाँ बोलो। सर आपने फुल स्टॉप लगाया है जो इन्वर्टेड है नीचे, या फिर उसमें कोई साइन नहीं, वो जो जब आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो उसको फुल स्टॉप से ऐड करोगे। ठीक है, वहां पे कोई साइन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो
अब आते हैं हम सॉकर और सॉकी में, जो इंपॉर्टेंट है। इसके एक क्वेश्चंस रहेंगे और मैं ये भी बता दूं कौन सा क्वेश्चन रहेगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हो सकता है सेम ही क्वेश्चन न दे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये देखो एल दी, यहां पे इंपॉर्टेंट कॉमा में जब क होगा तुमने इसको ऐसे लिख लो, क या कैस। जब ये होगा, ठीक है, एस का लगा रहा तो एस का पूरा ही लिखा रहेगा या फिर क रहेगा, ये दोनों रहेगा, तब आपको ऐड करना है सॉकर से या फिर सॉकी से, ठीक है। आप सुनिए, इन्वर्टेड कॉमा में जैसे लिखा है क फे च्यू, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ सीबीएसई में, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो फैर के साथ में हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर कुछ और दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये वाला या फिर यही सेम चीज कैस की बना के दिया है, कैस का दो टाइप से आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल स्टेटमेंट में जाओगे और यहां पे क्या करोगे, एल दीर्घ और यहां पे स, इसी सेम क्वेश्चन में कैस्की फैट भी लिखा रह सकता है। कैस्की फैट, ट्यू की जगह पे क्या लिखा रह सकता है, की, उसको कैसे रिप्लेस करोगे, सॉकी में, ठीक है। हाँ बोलो। एल की जगह जो तब करेंगे जब एल दी तो मॉन है और ऐसा कुछ। अब मैं बताया तुम्हें कि जो उधर के साइड का सेंटेंस है उसमें क्या ऑब्जेक्ट है, इसको केयर करना बहुत जरूरी है। आप सब्जेक्ट चेंज करने का, जैसे मैंने सब्जेक्ट चेंज करना सिखाया वही सब्जेक्ट चेंज करना। यदि आप सब्जेक्ट उससे हटके चेंज कर रहे हो तो आपके पास में लॉजिक होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, इधर वाले सेंटेंस के पास में कोई समवन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप अंदर के सब्जेक्ट को चेंज करोगे, ठीक है। यदि बाहर में कोई समवन नहीं है, टू समवन नहीं है, तो बहुत रेयर केस है, आप सब्जेक्ट मत चेंज करना, क्यों रिस्क लेना, होगा तब चेंज करना। जब तुम इंग्लिश में पूरी मीनिंग आ रही होगी, इंग्लिश में उसका पूरा मतलब निकल के आ रहा होगा, ठीक है, चेंज कर दो। So unless आवा नहीं होगा then हम एल मौदीद यूज, हाँ कुछ भी हो सकता है, उसे इल्मादीद हो सकता है, ठीक है, लुई हो सकता है, लुई होगा तो लुई ही लिखेंगे, फिर इलेल में ही जाएगा उधर साइड में, तो वो इंडिकेट करे। वो क्या है, देखो जैसे ये है ना, जैसे इसने बोला एल, ठीक है, यहां दिया हुआ क दी, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये त्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें लिखा एल दी आरोहन, आ प्लस रोहन किस में जाता है, लुई में, तो लुई किसको इंडिकेट कर रहा है, इल को इंडिकेट कर रहा है, इधर तो ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, बट इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है उधर वाले सब्जेक्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है। इंग्लिश में मीनिंग निकाल के दोगे ना, जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, लिख से हटके, तो आप मीनिंग आउट करके तो देखो ना मुझे कि हाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मान लो इल आना था, तुमने जॉ लगा दिया, तो मीनिंग आउट नहीं होगा ना, फिर तो गलत हो जाएगा। हम सब्जेक्ट, जो मैंने सब्जेक्ट चेंज करने का तरीका बताया, वो सब्जेक्ट आपको चेंज करना सबसे सेफ मोड है। यदि आप उससे हटके सब्जेक्ट चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको मीनिंग देना पड़ेगा, मतलब अपने आप पढ़ के एक बार मीनिंग आउट करना पड़ेगा कि ये चीज मीनिंग दे रहा है क्या, तभी होगा ना। जब आप प्रॉपर मीनिंग नहीं आएगा, आप कुछ भी लिख दोगे तो कुछ भी में नंबर थोड़ा मिल जाएगा, जो मिलना था वो भी कट जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे स और क का सिस्टम आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम? सर एक सर की वाला सेंटेंस दे दो। वही तो बता रहे हैं, त्यू के जगह पे की हो जाएगा, की फैक्ट, तो मतलब उसे चेंज कैसे करेंगे, मतलब चेंज करेंगे इससे, सौका की जगह पे सौकी लिख देंगे, वहां सब्जेक्ट होगा ही। जैसे यहाँ पे जब चेंज करोगे तो सौकी फैट हो जाएगा, यही सब्जेक्ट और सर से उसमें डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, वो हट जाएगा तो कैस की हो जाएगा वहां पे। इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करने बैठोगे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट में आओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट पूरा
ये वाला पार्ट और ऐड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, और जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करोगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ से, यही होगा ना। आ रहा है समझ में? देखो चलिए आप ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर्किट ये वाला। देखो अच्छा रुको, मैं इस बार एक बार ढंग से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे है ना, जब तो उसको सही आराम से जाने के लिए हम लोग उसको सर हाँ बोलो सर थोड़ा सा रुक जाओ, सर क्या हो गया? सर ऐसे अगर बाहर आ जाए तो फिर मिस्टेक आ जाए। कोई बात नहीं। इसका रिकॉर्ड हो रहा है, देखते रहना, मुझे प्रॉब्लम ना हो। कोई बात नहीं। बोलो। थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जब सब्जेक्ट नहीं गिवन होगा तो सब ही लगाएंगे। जब से अभी मैं बताता यहाँ हूँ पे से यहाँ पे अंदर में कहाँ पे, जो आपने भी सेंटेंस लिखा था वो पे। तो उसमें ट्यू सब्जेक्ट था ना, और जिसमें ट्यू नहीं रहेगा सब्जेक्ट या वो नहीं रहेगा सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट अंदर भी नहीं, तो वहाँ कैसे की रहेगा? So it's Sorry. सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं अभी सर्किट ही डिटेल रहेगा। डिटेल में बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ही है सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल डी, ये दिया हुआ दो सेंटेंस में लिख के देखो। देखो एक तो यहाँ पे लिखा है कॉ फे ची, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है केस की फे। तो यहां पे क्या है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट है, ये यदि इसको ऐसे भी लिखा रहेगा ना, वो भी सब्जेक्ट है, लेकिन ई वाला जो होगा ना वो हमेशा एस के साथ ही पूछेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, कॉ की करके तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसे ही पूछेगा ना कॉ खैर की, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो इसके चांसेस ज्यादा है कि कैस्की की तरह से पूछ लेगा, एस का लगा वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सिंपल है, यदि ये दोनों पार्ट का दिया हुआ है तो आप 100 का यूज कर लेना, और यदि ये वाला पार्ट दिया हुआ है तो आप 100 की यूज कर लेना, क्योंकि आपको 100 की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वही की कॉपी हो जाता है। इसमें जो हटता पार्ट वो क्या है, सिर्फ इतना पार्ट ही तो हटता है आपका, को और एस, इतना ही ऐड हो जाएगा, इतना ही हट जाएगा जब आप उसको तोड़ोगे, तो यही करोगे ना। आ रहा है समझ में? आ जाओ, ध्यान से देखना, उधर से जाना, और उसको हिलाना मत, मैंने सेट कर दिया उसको, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो इसके बाद के जो पार्ट हैं वो कैसे बनाएंगे। अब यहां पे करेंगे हम क्या, हमारा आता है WH फैमिली वाला। WH है तो WH के पैटर्न में ही जाएगा, WH है तो WH के पैटर्न में ही वो क्या होगा, जाएगा। अब उसमें क्या है कि मैंने बोला था WH पैटर्न जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, वो है तुम्हारा ऊ, सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉम, कॉमो, कुक्वा, ये सारे वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कंफ्यूज यहां पे मत होना कि इस वाले पार्ट का कॉ नहीं है, कॉ के लिए स्पेशल मिला हुआ तुम्हें, जिसके लिए 100 का और 100 की लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट नहीं आता है, सारे पैटर्न कॉ वाला जैसा ही है, वहां भी इन्वर्जन और एसके से मिलेगा, यहाँ भी आपको इन्वर्जन और एसके से ही मिलेगा। इस वर्ड के बाद आपके पास सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है, आ रहा है समझ में? तो इस वाले पार्ट में हम इसी से ऐड करते हैं और इसी को हटाते हैं, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास में। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी को लगाएंगे और इसी को हटा देंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि जब आपका त्यू आएगा उसको इलेल में चेंज कर देना, जब आपका बू आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चांसेस और भी, जैसे बू आता है तो आप बू को बू एज इट इज भी लिख सकते हो, चल जाता है कभी।
ठीक है, आपने अपने सीबीएसई के बुक में भी देखा होगा, उसने भी नीचे में क्या किया, वो को वो में ही कन्वर्ट करके लिख दिया, उसने कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो कभी चांसेस है, बट आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन मेकिंग में जो त्यू होगा तो ई लाइन में, और वो होता है तो उसको लास्ट वाली लाइन में चेंज कर सकते हो। बट यदि चेंज नहीं कर तो सीधा करके तो जरूर लिखो। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देते हो ना, तो आपका पैटर्न सिर्फ ये रहता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बना हो। जब इस वाले फॉर्म से जब आप इनडायरेक्ट से जैसे ब्रैकेट तोड़ते हो और ब्रैकेट तोड़ के जब बाहर निकाल के लाते हो, तो वो उस फॉर्म में लिखा रहता है, वहां पे उसका कोई भी फॉर्म यूज नहीं होता, सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं होता। जब आप इसी चीज को फिर ब्रैकेट के अंदर लेके आओगे, तो ब्रैकेट के अंदर मतलब एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर लाना मतलब उसकी पोजिशनिंग करना, ब्रैकेट से बाहर ले जाना मतलब उसको सिंपल लिखना। ये दो चीज केयर करके चलना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि आप बना बनाया सेंटेंस है, ब्रैकेट नहीं है उसका, तो इसका मतलब है वो सिंपल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और आप उस चीज को ब्रैकेट में लेके आ रहे हो। तो भाई जब मान लो किसी को कार में बैठाओगे तो उसको इज्जत के साथ बैठाओगे ना, और कोई रोड पे घूम रहा है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कैसा है? पता कर सकते हो। मान लो एक ठीक ठाक आदमी रास्ते से जा रहा है, तो आपको पता है उसकी हैसियत क्या हो सकती है? हो सकता है वो करोड़पति हो सकता है वो रोडपति हो, कुछ भी हो। हाँ, लेकिन यदि आप उसको लेके आओगे तो लेके आना मतलब उसकी पोजीशन पे। अब जैसे मान लो अपने घर पे दिख रहा है, अपार्टमेंट में दिख रहा है, तो इससे क्या सो रहा है? उसका खुद का अपार्टमेंट होगा जिसमें खुद में रह रहा है। तो वही है कि जब ब्रैकेट के अंदर है तो वो अपनी पूरी इज्जत के साथ है, और जब वो ब्रैकेट के बाहर जा रहा है तो जनरल हो जा रहा है, मतलब वो जनरल हो जा रहा है, उसको जनरल तरीके से लिखना है। समझ में आ रहे हैं? और जब आप उसी चीज को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओगे, इसका मतलब उसकी पूरी पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो यही कहने का मतलब है कि जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज ला रहे हो, जैसे आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो अब क्या करना है उसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो अब चीज क्या होगी कि हमें सिंपल स्टेटमेंट दे रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मैंने बोला है आपको एज इट इज कॉपी करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा है एल डी इंवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखा ऊ आले बू और क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर है, इज्जत के साथ है, क्या है, सब कुछ इसका अपना चल रहा है। जब आप इसका ब्रैकेट तोड़ोगे तो इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, ये अपना करेगा सिंपल स्टेटमेंट में आएगा, एल दीप ऊ का ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे चॉइस है आपके पास, या तो सीधा ही लिखना है, यदि मान लो बहुत प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट नहीं चेंज आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सब्जेक्ट चेंज ना करे करे करे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो। यदि आपको चेंज करना है तो फिर आप इसको ऐसे। कंडीशन एक चीज हमेशा याद रखना कि इधर समवन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? समवन नहीं होना चाहिए, मतलब उससे रिलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? अब आप देखो सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है और कैसे आप कंफ्यूज होगे और कैसे उसका आंसर देना है, ठीक है। शुरू करें। समायरा, आया समझ में सारा इसमें से? इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अभी मैं उसको बता रहा हूं। अच्छा, सारा अभी तक जो भी समझे उसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, वंशिका क्या? हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सर भी होते हैं। वंशिका ठीक है। आरिसिया, आपको कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो अब देखो आप देखो सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ कंफ्यूज होगे, क्या होगा आपके साथ। फुल स्टॉप टाइप में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इस वाले फुल स्टॉप टाइप में क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा और क्या हो सकता है आपके साथ में। यहाँ पे क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यही स्टेटमेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इस जगह पे वो
जनरल सब्जेक्ट ना देके नाउन दे देगा। लॉ प्रोफेसर दीप, लॉ प्रेसिडो दीप, ठीक है, लॉ प्रेसिडो कैलकासोस, ठीक है, कुछ ऐसा वर्ड दे दे, वर्ड से दे देगा। मतलब यहाँ पे नाउन होगा प्रॉपर तरीके से, कोई भी नाउन हो सकता है और प्रॉपर तरीके से हुआ, तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ चेंज करने वाला भी है या नहीं है। कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज कॉपी करना, यहां पे कॉल लगाना, एज इट इज कॉपी करके फुल स्टॉप लगा देना। अंदर में यदि नाउन आता है, लॉ गार्सोन, लॉ प्रेसिडो, कुछ भी है जो लॉला से स्टार्ट हो रहा है, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं करना उसमें, ठीक है, वो परफेक्ट बना हुआ है, उसका आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रू होता है, जब आपने इंग्लिश में भी सीखा होगा, नरेशन सीखा होगा, तो उसमें बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रू एज इट इज लिखा जाता है। कुछ ऐसे ही इसके साथ आने के चांसेस हैं। एज इट इज कुछ नहीं करेंगे, कॉ लिखेंगे एज इट इज, कॉ से जुड़ा हुआ है, कॉ हटाएंगे, एज इट इज कॉमा लगा देंगे। आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस है इसमें। कॉ के साथ में कॉ हटाना और कॉ लगाना बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से, ठीक है। कुछ कटपिट करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, इधर क्या होना चाहिए, साउंड, ठीक है। ये वाले में सब्जेक्ट बहुत चेंज होते हैं, सब्जेक्ट बहुत ऐसा आएगा जब सेंटेंस चेंज होगा, बट चेंज होने के रीजन क्या होना चाहिए कि यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और एज इट इज जो ऑब्जेक्ट हो वो सामन हो, पर्सन रिलेटेड हो, जिसका इसके सब्जेक्ट से डायरेक्ट कनेक्शन हो। इस ऑब्जेक्ट का एक तो ये पर्सन होना चाहिए, दूसरा ये जो सब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, तभी सब्जेक्ट चेंज होगा, अदरवाइज आप सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे। आ रहा है समझ में? आ रहे हैं? एक क्वेश्चन कॉ का रहेगा, 5 क्वेश्चन है ना, कॉ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मतलब द प्लस इंफिनिटिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कोशिश सीबीएसई की पूरी रहेगी, हर डिपार्टमेंट से एक एक क्वेश्चन पड़ेगा, क्योंकि उसको 7 क्वेश्चन देते हैं, तो बहुत रेयर केस होगा कि कोई डिपार्टमेंट मिस हो जाएगा। इसमें से आपको इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉ और डब्ल्यूएच फैमिली, हर डिपार्टमेंट से एक एक क्वेश्चन रहेगा, द प्लस इंफिनिटिव, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो 5 तरीके है ना, पांचों का क्वेश्चन या तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को देते या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को देते। ये पांचों में से हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन रहेगा, या तो बना बनाया मिलेगा क्या बनाना होगा, ठीक है। आपको केयर क्या करके चलना है कि हमें पहले वाले, मैंने पहले वाला कॉ का बताया, क्या कंफ्यूजन हो सकता है, आपको नाउन में सेंटेंस दे दे, ओरिजिनल सब्जेक्ट ना मिले, ऐसे केसेस में चेंज नहीं होगा। आप कॉ रहेगा तो हटा के एज इट इज वहां इन्वर्टेड कॉमा बना देना, और यदि वो इसमें बना हुआ है तो फिर कॉल लगा के एज इट इज कॉपी कर देना। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसमें कंफ्यूजन क्या होगा? इसमें कंफ्यूजन ये होगा आपको कि हमेशा ही जो क्वेश्चन होगा एज इट इज सबसे ज्यादा इस वाले फॉर्म से पूछ देते हैं, और जब भी इस वाले फॉर्म से पूछेंगे तो तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, और यहां पे चांसेस क्या होता है ना, इल और एल, ठीक है, मतलब बिना सब्जेक्ट चेंज करने वाला दे देगा, या फिर कोई नाउन दे देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, जैसे यहां पे ले दिया तो पैर दीप, ठीक है, अंदर का देखो, मुंह पैर पात्र और प्रोफेसिव, यहां फुल स्टॉप है, इसका मतलब है एक और का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है सी का सेंटेंस है। एक ही चीज साइन से क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर रखना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो पैर कुछ भी हो सकता है, आपको तो लगेगा कि प्रॉपर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉ में जाएगा, ठीक है, साइन देखना है, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जहां पे गलतियां होती है। देखो सीबीएसई देगा, जनरल क्वेश्चन देगा, आपको बनाने बहुत अच्छा देगा,
कुछ तो ट्रिक ही रखेगा ना, नहीं तो सब 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे ना, कुछ तो रखेगा ना वो अपना ट्रिक का। तो कुछ रखता है, इसी टाइप का रखता है, ज्यादा टफ नहीं रखता, बस सेंटेंस को घुमा के रख देता है थोड़ा सा। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, सॉरी फुल स्टॉप के जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पैटर्न जाना था इसमें और चला गया क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर करके चलना। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि ये दोनों फॉर्म में पूछता है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एस का दिख जाएगा तुम्हें। एस का और कैस का डिफरेंस है, एस का सी के साथ जाता है और कैस का किसके साथ जाता है, सॉ के साथ जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इंपेरेटिव में भी मैंने बता दिया पैटर्न, लुई और ओ वाला पैटर्न के साथ में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लियर करके चलना है, जब भी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वो निकालो जो आप बना पाते हो, और प्रेफरली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने वाला जो चीज है उसको पहले बनाना, ठीक है। और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वर्ड को खोजना है, क को, द को, सी को, सौका को और सौकी को और डब्ल्यूएच फैमिली को। यदि इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये वाला पार्ट लगा ही होगा, चाहे सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों ना हो। कभी कभी वो बीच में रहता है, कभी वो साइड में रहता है, बिल्कुल साइड में भी रह सकता है। यदि मान लो इंपेरेटिव का हो तो बिल्कुल लास्ट में द प्लस इंफिनिटिव दे देंगे, लेकिन बहुत कम चांस है उसका बीच में ही रहेगा। तो ये चीज ध्यान से, हर वो चीज पहले, सबसे पहले जब ये पेपर बनाना है सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, कितने क्वेश्चन पूछना है, स्वाजीनिस होता है चॉइस, तो अपने चॉइस का नंबर क्या रहेगा 5 बनाने हैं, क्वेश्चन काउंट करना, हर चीज में प्रॉपर टाइम लगाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आप बना देते तुरंत, हड़बड़ी में कोई चीजें नहीं है, आराम से क्वेश्चन मिल रहा है, 2 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन देखोगे ना, जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा। मैंने वही बोला है, प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना एग्जाम शुरू होने से पहले। मतलब ऐसा ना पेपर देखा और हक्का बक्का रह गया, वो पार्ट देखना ही नहीं है। मतलब दिमाग में एग्जाम देने जाओ, दिमाग में ये बैठा के जाओ कि एग्जाम देने जाना है, मतलब पहले लेटर लिखना है, पहले स्टेप क्लियर करना है कि कौन कौन सा सेक्शन कहां बनाना है, उसके बाद मुझे लेटर। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसमें बहुत समझदार बच्चे हमारे क्या करते हैं पता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा होता है, काफी समझदार लोग रहते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूं उनके साथ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस 15 मिनट में आप ये देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन डी का बनेगा मुझसे, क्योंकि लिखना वही है। बाकी तुमने ये दोनों छोड़ के किसी भी डिपार्टमेंट में टाइम लगाया ना, मैं बताता हूं तुम बूस्टअप होने की जगह ना बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। वो 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन मत देखो, नहीं हो पाएगा तुमसे। बहुत समझदार बच्चे सोचते हैं 15 मिनट जो मिला है ना, फ्री का मिला है, इसको इसी में लगा दो, हो जाएगा मेरा काम। आप वो पढ़ के अपने आप को क्या कर रहे होते हो, डिमोटिवेट कि यार ये ऑब्वियसली। आप इंग्लिश खुद सोचो, कितने साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो ना। इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है ना, थोड़ा लेवल से टफ थोड़ा सा। उसको भी शुरू में पढ़ लेते तो कैसा लगता है, अब तो ये पता नहीं क्या बनेगा मेरे से, और जो बन रहा होता है उधर से हो जाए। हमेशा ही 15 मिनट में आप टारगेट सेट करोगे। उस जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, वो 15 मिनट में आप सिर्फ टारगेट सेट करोगे कि कैसे बी और कैसे डी बनेगा मेरा, इसके सिवा कुछ मत सोचना। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बनाने का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि टाइम सेव। यदि आपने टाइम सेव करके रखा हुआ है बिना टेंशन का, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन बनेगा। और टाइम सेव नहीं है, टाइम तो मिल ही जाता है। देखो फ्रेंच का पेपर आप चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से शुरू करो, आपको आधे घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन दिमाग जो है ना उसको कूल रखने का सबसे आसान तरीका होगा, समझ रहे? तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि शुरू में दिमाग खराब नहीं हुआ और टाइम भी बचा, तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। शुरू में क्या करो, 15 मिनट बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। 15 मिनट बच जाता है हमारा, हाँ पढ़ लिए, पता चल गया कि कॉम्प्रिहेंशन है, एक डिपार्टमेंट तो बन ही जाएगा रिपोर्ट दे क्वेश्चन, उसमें लोग टिक मार लेते हैं, साइड में घेर लेता है, कितना ही करना है, पेपर मिला बना दिया। लेकिन पता है वो करके आप उस पेपर को बना के अपना टाइम सेव नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा टाइम और माइंड दोनों खराब कर रहे होते, ठीक है।
15 मिनट के टाइम में आप अपना स्ट्रेटजी सेट करो कि कैसे एग्जाम देना है मुझे, ये नहीं कि कैसे हमें उस 15 मिनट को बचाना है, वो 15 मिनट जाने दो, बस स्ट्रेटजी सेट कर लो। देखो ही मत कॉम्प्रिहेंशन, शुरू में देख लिए चाहे तुम कितना भी, तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही होगा, और थोड़ा बहुत भी खराब हुआ ना वो धीरे धीरे बड़ा खराब होता जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सेक्शन सेट करो कि हमें किधर से क्या करना है। 15 मिनट का मिला क्वेश्चन, वो कॉम्प्रिहेंशन और पेपर ही साइड करो, बाकी में जाके देखो कि लेटर पूछा तो कितने लेटर पूछा है, कितना आंसर देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के हर वो क्वेश्चन पढ़ लो जो तुम्हें देखना कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे आंसर देना है, वो सबसे बेस्ट होता है। आया समझ में? तो पेपर ऐसे ही करोगे। अब यहां से हमने ये बता दिया सिंपल, यहाँ पे WH में WH से एज इट इज करोगे, जब बना हुआ तो गौर से देख लो कौन सा ऐड है, और मैंने कुछ क्विक वर्ड दिया हुआ है जिससे आपको केयर करके चलना है। और बाकी आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में दो ही तरीका से आ सकता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में एक चीज का ध्यान रखना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप ये दोनों कॉमन है, बट इसमें आपको सब्जेक्ट मिसिंग मिलेगा हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई डाउट इससे रिलेटेड? आज की क्लास में हम यही करेंगे, जो कल की क्लास हमारी होगी वो प्रॉपर क्लास शुरू होती है। ठीक है, जो ग्रामर पैटर्न से चलेगा, हम पहले मिक्स टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो कल की जो क्लास हमारी है उसमें सब टाइम से आ जाना, 1 मिनट भी लेट मत करना। जैसे आज जब पहला दिन था तो सबको आने में टाइम लग रहा है, 9 बजे डॉट यहाँ आओगे, और उसमें हम क्या करेंगे, सबको पहले हम सारे चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, और ग्रामर का हम पैटर्न मिक्स टेंसेस शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो जिसको आता हो उसके लिए भी अच्छा है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही अच्छा है, एकदम पैटर्न से। अभी आप लोग बैठोगे, जिसको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो निकाल के रखो, बाकी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, हाँ 2 मिनट आप लोग का हेलो सनाया, कोई डाउट इसमें? देखो, जो मैंने वो चेंजेबल है ना, जब आपको उधर का ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो भी समवन के साथ में होता है, पर्सन रिलेटेड होता है, तब चेंज करना, वरना चेंज नहीं करना। ठीक है, वंशिका कोई डाउट? ठीक, तो आप फिर लीव कर दो, फिर कल सेम टाइम पे। सारा कोई डाउट? ठीक है, तो फिर आप लीव कर दो। संस्कृति कोई डाउट? इंपेरेटिव को डायरेक्ट में, वहां पे देखो आप ना कोशिश करना कि बुक के साथ कॉन्जुगेशन ज्यादा करना। ठीक है, ओके ओके। अरिसिया कोई डाउट? ठीक है अरिसिया, तो लीव कर लो, कल सेम टाइम पे ज्वाइन करो। ठीक है, ओके बाय।